तो अब हॉबिन ने अपनी माँ को बचाने के लिए सेओंगजुन और उसकी पूरी की पूरी टीम को चैलेंज कर दिया है। पर क्या हॉबिन के पास इतनी ताकत है कि वो सेओंगजुन की कंपनी के साथ भिड़ सकता है? और अगर वो इसमें कामयाब ना हो पाया तो क्या वो हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब छोड़ देगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यह सेओंगजुन ये देख के हैरान होता है कि हॉबिन ने उसे चैलेंज कर दिया है। चिंता मत करो सेओंगजुन, मैं तुमसे शुरुआत नहीं करूंगा क्योंकि मैं सबसे पहले उन यूट्यूबर्स को पकड़ूंगा जो कि तुम्हारे लिए काम करते हैं। और टेंशन मत लो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा, तो इसलिए बस मेरा इंतजार करना। तब हम यहाँ पर जीसू को देखते हैं जिसने चांद का बुरा हाल कर दिया होता है और उसे अपाहिज बना दिया होता है। मैंने उसे ठिकाने लगा दिए। ये तो मुझे घर पर ही मिल गया था, पर लगता है इसकी गर्लफ्रेंड भाग चुकी है। जीसू, तुमने काफी अच्छा काम किया है। और हाँ, चिंता मत करना, ये तुम्हारे बारे में पुलिस को नहीं बताएगा क्योंकि इसने हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर हमला किया था। तो इसलिए अगर ये पुलिस को कुछ भी बताएगा तो इसका सच भी बाहर आ जाएगा। पर हाँ, मुझे लग रहा है कि हॉबिन शायद तुम्हें टारगेट करने वाला है। तो क्या तुम्हारे लिए ये चीजें ठीक रहेंगी ना? चिंता मत करो, वो चाहे जो मर्जी कर ले, पर तुम भी ये जानते हो कि वो मुझे टारगेट नहीं कर पाएगा। तब हम यहाँ पर हॉबिन को देखते हैं जो कि अभी भी अपने जीसू के साथ हुए एनकाउंटर को याद कर रहा होता है और उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि क्या वो जीसू को हरा भी पाएगा। तब वहाँ पर सैम डक की वीडियो भी चल रही होती है। इस चीज से कोई भी कमजोर किसी ताकतवर को भी हरा सकता है। जुजुत्सु एक ऐसा मार्शल आर्ट है जहाँ पर आप अपने अपोनेंट के जॉइंट्स को ट्विस्ट करते हो और उनकी उन आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हो जहाँ से खून का फ्लो आता है, जिस वजह से ये मार्शल आर्ट रियल फाइट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पर अगर आपको एक जुजुत्सु फाइटर को हराना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर से जुजुत्सु के डर को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार आपके अपोनेंट ने आपके डर के ऊपर काबू कर लिया तो वो आपको पकड़ लेगा और उसके बाद आपको कुछ ऐसी चोटें लग सकती हैं जिससे कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। तब यह हॉबिन अपने सिर को जोर जोर से जमीन पर मारने लगता है और खुद से कह रहा होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरता। तब वो अपनी माँ की बेइज्जती को याद करने लगता है ताकि वो इस डर पर काबू कर सके। तब अगले दिन हम स्नैपर को देखते हैं जो कि जीसू और उसके रफ एंड रेडी चैनल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लाया होता है और ग्योल उसे देखकर कहने लगती है कि अब उन्हें इसमें से पक्का कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तब वो वहाँ पर जीसू और उसके भाई की फोटो देखती है जहाँ पर वो जीसू के छोटे भाई को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और हमें पता चलता है कि जीसू का छोटा भाई आर्म रेसलिंग का प्लेयर होता है। तब रूमी और गायोल को लगने लगता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है जिसके जरिए वो उन्हें टारगेट कर सकते हैं, पर स्नैपर इसके लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर हॉबिन भी हैरान हो जाता है। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जीसू बड़ा है और उसकी एज 19 इयर्स ओल्ड है और छोटा भाई हियोक्सु है जो कि 18 साल का है। ये दोनों भी पहले हमारी तरह ही लूजर हुआ करते थे जिन्हें मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में बुली किया जाता था और इन्हें बिना बात के ही बुली किया जाता था जैसा कि हमारे साथ होता था। पर अगर कोई इसका रीजन था तो मेरे हिसाब से ये सारा कुछ जीसू की पर्सनैलिटी की वजह से था, क्योंकि वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था और बहुत ज्यादा लेजी था, जिस वजह से स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा बुली करते थे। तब हम देखते हैं इतना ज्यादा बुली होने के बाद हियोक्सु जीसू को ताकतवर होने के लिए कहने लगता है ताकि वो उन लोगों से अपना बदला ले सके और अपनी तकदीर को बदल सके। तो जीसू आलस की वजह से ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा होता और वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा होता है जो कि वो लेटे लेटे कर सके, जिस वजह से वो जुजुत्सु की क्लासेस में चला जाता है और वहाँ के मैट पर जाकर लेट जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसे बताती है कि वो दोनों आज के बाद इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे। तब गोल ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है कि वो इतना लेजी होने के बावजूद भी इतना ज्यादा स्किल्ड बन गया। ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि उसके अंदर टैलेंट था। उसने तो सिर्फ 2 सालों में ही पर्पल बेल्ट को हासिल कर लिया था। मैंने इसके बारे में रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि कोई भी पर्सन 3-4 साल से पहले पर्पल बेल्ट को हासिल नहीं कर सकता, जिसका मतलब यही है कि जीसू एक गिफ्टेड पर्सन है। तब उसने 2 साल बाद उन लोगों से रिवेंज लिया जो उसे बुली किया करते थे और इस वजह से वो स्कूल का हीरो बन गया, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ उसे कूल समझने लगे और जीसू को इसमें काफी मजा आने लगा। और जैसे इसके बारे में इंटरनेट पे छपा वैसे ही वो और ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा लूजर था जो कि बुली हुआ करता था और उसके बाद उसने उन बुलीज को जुजुत्सु से हरा दिया। और जैसे उसने यूट्यूब स्टार्ट किया तब वो एकदम से और ज्यादा वायरल हो गया और इस तरह शुरुआत हुई रफ एंड रेडी चैनल की। तो हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर जीसू के साथ इतना बुरा हुआ है तो आखिरकार वो सेओंगजुन का साथ क्यों दे रहा है। तो रूमी को लगने लगता है कि शायद सेओंगजुन के पास कुछ ऐसा है जिससे कि उसने जीसू को ब्लैकमेल किया है और इसी वजह से शायद वो उसके लिए काम कर रहा है। और ग्योल को ऐसा लग रहा होता है कि जीसू एक अच्छा पर्सन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जीसू कोई अच्छा इंसान नहीं है और हम उसे इस वजह से टारगेट नहीं कर सकते
क्योंकि उन्हें पहले से किसी ने टारगेट कर रखा है और उनकी सच्चाई बाहर आ चुकी है, जिस वजह से उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली है। तो सभी लोग स्नैपर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार जीसू को क्यों टारगेट किया गया था, और हमें पता चलता है कि जीसू ने जिस लड़की के साथ ट्रेनिंग की थी उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तब ये सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जीसू को इसी वजह से टारगेट किया गया था और ये ऑनलाइन भी काफी फेमस हो गया था, पर इस सब के बावजूद भी जीसू आज भी एक पॉपुलर यूट्यूबर है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? आखिरकार कैसे वो लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वीडियोस को बना सकते हैं? ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सबके माइंड में उनकी छवि चेंज हो गई, और वो इंसिडेंट जिसने रफ एंड रेडी चैनल को दोबारा से पॉपुलर किया वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने भी उसके बारे में जरूर सुना होगा, और उस इंसिडेंट का नाम है द डेव मर्डर केस। उस टाइम पब्लिक उस केस की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी क्योंकि एक बंदे ने उस स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह मारा था जिसे वो पढ़ा रहा था, और इसी वजह से सभी लोग उसे मरा हुआ देखना चाहते थे। ये उस दिन की बात है जब डेव को पुलिस क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके, और वो पूरा का पूरा एरिया लोगों से भरा हुआ था जहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे थे, पर व्यूअर्स इससे खुश बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि यूट्यूबर्स का गुस्सा फेक था और वो लोग तो वहाँ पर बस अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाने आए थे। पर तभी वहाँ पर सबके सामने एक और क्रिमिनल आ गया जो कि और कोई नहीं जीसू था, और वो काफी टाइम से स्पॉटलाइट से दूर था। पर तब उसने डेव को जुजुत्सु टेक्निक से पकड़ लिया जिससे कि डेव जोर जोर से चीखने लगा और सारे व्यूअर्स को इसमें बहुत ज्यादा मजा आने लगा, जिस वजह से वो लोग उसे हीरो मानने लगे। और इसी मूवमेंट के बाद एक घटिया इंसान लोगों की नजरों में अच्छा इंसान बन गया, और इस तरह जीसू ने लोगों के दिल में अपनी फिर से जगह बना ली। तब मांगी ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार पब्लिक इतनी आसानी से अपने माइंड को कैसे चेंज कर सकती है। तब स्नैपर उसे समझाता है कि ऐसा बहुत बार हुआ है और बहुत से स्ट्रीमर्स ने इसके लिए माफी भी मांगी है और स्पॉटलाइट से दूर रहे हैं ताकि उनके फैंस को ये एहसास हो सके कि उन्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है। और उसके बाद वो इसलिए वापस आ पाए हैं क्योंकि उनकी स्ट्रीम को देखकर लोगों को मजा आता था। जब जीसू और उसका भाई बनवास से वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले सभी से अपनी गलती की माफी मांगी, और उसके बाद वो कंटेंट अपलोड किया जो कि उन्होंने जंगल में रहकर बनाया था, और इस तरह उनका यूट्यूब चैनल दोबारा से पॉपुलर हो गया और वो इसके जरिए ही और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो हॉबिन उस लड़की के बारे में पूछने लगता है जिसके साथ जीसू ने जबरदस्ती की थी, और स्नैपर उसे बताता है कि वो लड़की अभी भी उसी दर्द से गुजर रही है। पर उसे एक चीज समझ नहीं आ रही होती कि जीसू तो इतना स्मार्ट है नहीं कि वो देव के मर्डर केस का फायदा उठा सके, और वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार ये आइडिया था किसका। तब हम यहाँ पर स्योंगजुन और जीसू को देखते हैं। स्योंगजुन, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों कहा था कि मुझे डेव को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो हम इतने क्लोज थे भी नहीं, और ऊपर से तो मैं तुम्हारी कंपनी का पार्ट भी नहीं था। वो सब कुछ मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं किया था, बल्कि मैं तो ये जानना चाहता था कि हम लोगों के माइंड को कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलो छोड़ो, वैसे भी अब वॉर का टाइम हो चुका है। तब हम यहाँ पर देखते हैं हॉबिन जीसू से लड़ने के लिए बैलेट डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसमें उसे काफी दर्द हो रही होती है, पर वो अपनी माँ को याद करके कुछ भी करने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीतना होता है। और इस लड़ाई के लिए उसने पोस्ट भी डाली होती है जहाँ पर उसने लिखा होता है कि वो जीसू के साथ लड़ने वाला है। तो हम यहाँ पर स्योंगजुन के साथी को देखते हैं जो कि सारे व्यूअर्स को बताता है कि वायरल हिट और रफ एंड रेडी चैनल के बीच में लड़ाई होने वाली है, और उसमें जो भी जीतेगा उसे दूसरे चैनल के मैनेजिंग राइट्स मिल जाएंगे, जिस वजह से उसके सब्सक्राइबर्स को लग रहा होता है कि वायरल हिट तो कभी भी जुजुत्सु को नहीं हरा पाएगा। तो यहाँ स्योंगजुन भी इसी बारे में बात कर रहा होता है और उसे भी लग रहा होता है कि हॉबिन के लिए जुजुत्सु फाइटर के साथ लड़ना काफी मुश्किल होने वाला है। तो स्योंगजुन खुद को अच्छा दिखाने के लिए सबके सामने ये कहने लगता है कि वो उम्मीद करता है कि हॉबिन जीत जाए, पर उसके सब्सक्राइबर्स को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, और हम देखते हैं ये बात बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी होती है। तो रूमी भी इसी बारे में बात करने लगती है और वो सभी सब्सक्राइबर्स को इस लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं इस लड़ाई से पहले हॉबिन न्यू कंपनी ने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल मैच तैयार किया होता है, जो मैच बॉडी बिल्डर हियोक्सु और सिसरियम चैंपियन मांगी के बीच में होता है, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो मैच आर्म रेसलिंग का होता है। तो यहाँ स्नैपर भी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और वायरल हिट की भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पर स्नैपर हॉबिन से पूछ रहा होता है कि क्या वो जीसू को हरा पाएगा, जिसके लिए हॉबिन हाँ कहता है क्योंकि उसे अब उससे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। और हम देखते हैं जीसू भी उसके सामने आ चुका होता है। ये तो बहुत कमाल की बात होगी हॉबिन, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे भी नहीं, पर
पर तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि जैसे कि तुम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तब यहाँ स्नैपर हॉबिन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि हॉबिन ने अपने हाथ बांध दिए होते हैं और हमें पता चलता है कि हॉबिन ने ये सब कुछ सैम डक के कहने पर किया है। जुजुत्सु ब्राजील की नेशनल मार्शल आर्ट है, तो इसलिए अगर ओपोनेंट तुम्हारे हाथों या फिर पैरों को पकड़ लेगा तो तुम उसी टाइम हार जाओगे। तो इसलिए अगर तुम्हें जुजुत्सु फाइटर को हराना है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो तुम्हारे हाथों को कभी पकड़ ही ना पाए। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो हॉबिन? क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिरकार तुमने अपने हाथों को क्यों बांध रखा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इससे जीत जाओगे? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम हारे तो तुम्हारे चैनल के मैनेजिंग राइट्स उसके पास चले जाएंगे। तो हॉबिन स्नैपर को चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि 3 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसे सुनकर सब्सक्राइबर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उन्हें लगने लगता है कि शायद हॉबिन पागल हो चुका है। अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक जुजुत्सु फाइटर को 3 सेकंड में हरा सकते हैं। तब हम हॉबिन को देखते हैं जो कि सैम डक की एक और वीडियो देख रहा होता है। जुजुत्सु एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें तुम अपने अपोनेंट के जॉइंट्स को ट्विस्ट करते हो और उनके आर्टरी को चॉक करते हो। जुजुत्सु की टेक्निक के साथ आप किसी को भी हरा सकते हो, जिस वजह से बिना ट्रेनिंग वाले एमेच्योर्स के लिए जुजुत्सु को एक रियल फाइट में हराना सबसे मुश्किल है। तब हॉबिन को जीसू के साथ हुआ अपना पहला एनकाउंटर याद आने लगता है, जहां जीसू ने उसका एंकल पकड़ लिया था और हॉबिन को समझ आ जाता है कि जो कुछ भी सैम डक कह रहा है वो सही है, जिस वजह से वो अपने बाल नोचने लगता है। तुम्हें एक ग्रैपलर से फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ग्रैपलर तुम्हें बिना रेफरी वाली फाइट में पकड़ लेता है तो तुम्हें परमानेंट चोटें भी लग सकती हैं। पर क्या तुम मेरा यकीन करोगे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक जुजुत्सु फाइटर को 3 सेकंड में भी हराया जा सकता है? तब हम फाइट की जगह पर वापस आते हैं, जहां हॉबिन अपने हाथ बांधे जीसू के सामने खड़ा है और लाइव चैट में सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पर स्नैपर उस पर चिल्ला रहा है। हॉबिन, ये क्या बकवास है? आखिरकार तुम अपने हाथों को बांधकर उसे 3 सेकंड में कैसे हराओगी? आखिरकार ये किस तरह का सीक्रेट वेपन है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? मुझे यकीन है कि मैं जीतूंगा क्योंकि मुझे सैम डक की सिखाई हुई हर टेक्निक पर पूरा भरोसा है। तब यहाँ दूसरी तरफ किम और उसके साथी भी इस फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा होता कि 3 सेकंड में भी जुजुत्सु फाइटर को हराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की होती है। तब किम को भी हॉबिन की ये बातें बेकार लग रही होती हैं, पर उसे उम्मीद होती है कि हॉबिन कुछ न कुछ तो कर दिखाएगा। तो अब बहुत टाइम पास हो गया हॉबिन, चलो अब सीरियस होते हैं। तो मुझे 3 सेकंड में हराने की बात कर रहे थे ना, तो चलो देखते हैं कि तुम ये कैसे करने वाले हो। जुजुत्सु चाहे पावरफुल हो, पर तुम्हारा ओपोनेंट उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएगा जहाँ पर तुम्हारे हाथ बंधे होंगे, क्योंकि वो तुम्हारे हाथों को नहीं पकड़ सकता, जिस वजह से वो सीधा तुम्हारी टांगों पर हमला करेगा। तब जीसू ठीक वैसा ही करता है और वो हॉबिन की टांगों को पकड़ने के लिए नीचे झुक जाता है, जिस वजह से हॉबिन सैम डक की बताई हुई नी स्ट्राइक से उस पर हमला कर देता है। पर जीसू अपने शानदार रिफ्लेक्स की वजह से आखिरी पल में अपना सिर पीछे कर लेता है और हॉबिन का घुटना बस उसकी नाक को छूकर निकलता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। तब जीसू यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि हॉबिन ने सच में उसे 3 सेकंड में हरा ही दिया था। पर तभी हॉबिन अपने हाथों को खोलकर जीसू को एक जोरदार बैक किक मारता है, जिससे जीसू का बुरा हाल हो जाता है और हॉबिन जीसू के नाक पर हमला करना शुरू कर देता है। तुम सिर्फ इस वजह से निराश मत हो कि तुम्हारी नी स्ट्राइक फेल हो गई है, क्योंकि ये तो सिर्फ लड़ाई की शुरुआत है। शरीर में एक ऐसा प्रेशर पॉइंट होता है जिसे कोई भी ट्रेन नहीं करता है और तुम उस पर हमला करके अपने अपोनेंट को रोक सकते हो, और वो प्रेशर पॉइंट नाक होता है। जब भी आप किसी की नाक पर हमला करते हैं तब कुछ टाइम के लिए आपके अपोनेंट की बॉडी अकड़ जाती है, और अगर आप प्रैक्टिस करके अपने अपोनेंट की नेसल कैविटी पर हमला करते हैं तो आप उसे एक नए दर्द का एहसास दिला सकते हैं। अब आप कोई इमैच्योर नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही मुझसे बहुत सी टेक्निक सीखी हैं, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। तब हॉबिन अपनी सारी टेक्निक्स को यूज करके जीसू पर हमला कर देता है, जिससे जीसू का बुरा हाल हो जाता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता है और हॉबिन को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। पर हॉबिन फिर से उसके चंगुल से बच जाता है। तब ये देखकर स्नैपर खुशी से चिल्लाने लगता है, तो क्या तुम सभी लोग ये देख रहे हो? देखो मेरा लड़का बड़ा हो गया है। तब किम भी हॉबिन की टेक्निक्स को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि हॉबिन अब एक एमेच्योर पर्सन नहीं रहा है, और उसके दोस्तों को भी लगने लगता है कि हॉबिन के पास भी लोगन जैसा कोई टीचर है, क्योंकि उसके सारी स्ट्राइक्स जीसू को टच कर रही थी। ये सच नहीं है। हॉबिन के कॉम्बो मूव्स चाहे अच्छे हैं, पर उसे अभी भी इस बात का डर है कि उसका अपोनेंट उसे पकड़ लेगा, जिस वजह से वो अपने अपोनेंट पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पाया है। हॉबिन, तुम हिट करने
में तो काफी अच्छे हो, पर मुझे लगता है कि तुम डरे हुए हो। क्या तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें पकड़ ना लूं? और क्या इसी वजह से तुम्हारे हमलों में दम नहीं था? तो क्या तुमने डबल लेग टैकल से बचने के लिए सिर्फ नी स्ट्राइक की ही तैयारी की थी? डबल लेग टैकल जुजुत्सु में एक लौता टेक डाउन मूव नहीं है, बल्कि एक और मूव है जहाँ पर तुम अपने अपोनेंट की टांगों को पकड़ने से पहले उसकी तरफ रोल करते हो और इसे इमेनारी रोल कहते हैं। तब जिसु इमानरी रोल यूज करके होबिन की टांगों को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर उसके पैर को ट्विस्ट करने लगता है, जिससे कि होबिन को दर्द होने लगता है और स्नैपर ये देखकर हैरान हो जाता है। ये तो टो होल्ड है, जो कि एक ऐसा सबमिशन है जहाँ पर एंकल को ट्विस्ट किया जाता है। एक एमेच्योर जिसने कभी भी जुजुत्सु की प्रैक्टिस नहीं की है, उसके लिए इस होल्ड से बचना नामुमकिन है। तो अब तो ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, क्योंकि वाइल्ड हिट ने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की होगी। चिंता मत करो होबिन, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर को जरूर खरीद दूंगा। तब सभी लोग होबिन को हार मानने के लिए कह रहे होते हैं, पर तभी जीसू कुछ अजीब नोटिस करता है, क्योंकि होबिन टैप आउट नहीं कर रहा होता है और वो दर्द को सह रहा होता है। एक एमेच्योर के लिए फाइट के एंड तक एक जुजुत्सु फाइटर के आगे टिके रहना नामुमकिन है, तो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ ऐसा प्रैक्टिस करवाया है जिसमें बहुत दर्द होता है, ताकि तुम जुजुत्सु के सबमिशन मूव को सह सको। और मैं बात कर रहा हूँ बैले की। बैले चाहे दिखने में एलिगेंट हो, पर लोगों को ये नहीं पता कि इसके लिए बहुत ज्यादा मस्कुलर पावर और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, और क्योंकि तुमने अपने पैरों और पंजों को ट्रेन किया है, तो तुम टो होल्ड को सह पाओगे। तब होबिन बैले काउंटर के जरिए दर्द को सहने लगता है और किम को ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि इसका क्या फायदा है, क्योंकि बैले काउंटर से तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही दर्द सह सकता है। बिल्कुल, तुम सिर्फ बैले से एक जुजुत्सु फाइटर को नहीं हरा सकते, क्योंकि ये टो होल्ड को सहने का एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। और जैसे कि तुम जानते ही हो कि हमारा मकसद कुछ और है, और यही वो कारण है जिस वजह से तुमने अपने अपोनेंट को जानबूझकर अपने ऊपर एक सक्सेसफुल इमेनारी रोल करने दिया है। तभी हम देखते हैं होबिन भी दर्द सहते हुए जीसू का पैर अपने हाथों से पकड़ लेता है और उस पर डबल टो होल्ड इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और ये मैच अब एंड्योरेंस का बन जाता है, जिसमें दोनों फाइटर्स ये देखने के लिए तैयार हैं कि उनमें से पहले हार कौन मानता है। तब यहाँ दूसरी तरफ हम मांगी और हियोक्सु की आर्म रेसलिंग देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आखिरकार सिस्टम रेसलर और एक बॉडी बिल्डर में कौन जीतेगा, और सभी लोग अपने अपने फेवरेट्स को चीयर कर रहे होते हैं। तरुमी उस मैच को स्टार्ट करवा देती है और हम देखते हैं हियोक्सु पलक झपकते ही मांगी को हरा देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि हियोक्सु नेशनल आर्म रेसलिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि चाहे आर्म रेसलिंग नॉन प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ यही चेक करने का जरिया है कि कौन स्ट्रॉन्गर है, पर प्रोफेशनल्स के लिए वो बहुत ज्यादा सीरियस गेम है, जिसमें 5 टेक्निक्स हैं। तो इसलिए कोई भी इमैच्योर एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर के सामने नहीं जीत सकता। तब यहाँ होबिन और जीसू एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तो तुम इस तरह एक जुजुत्सु फाइटर को हराने वाले हो? ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है होबिन। तुम्हें एक जुजुत्सु फाइटर को हराने के लिए जुजुत्सु का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, पर तुमने मुझे ये कभी नहीं बताया कि आखिरकार तुमने जुजुत्सु सीखा किससे है? इसने पक्का ये जुजुत्सु खुद सीखा है। तो क्या इसे सच में लगता है कि ये खुद से सीखे हुए जुजुत्सु से जीसू को हरा सकता है? ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तब किम भी ये फाइट देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार होबिन अपने आप सीखे हुए जुजुत्सु से एक पर्पल बेल्ट वाले फाइटर को कैसे हराएगा। तो होबिन दर्द के बारे चिल्लाने लगता है और जीसू ये देख के खुश हो रहा होता है, क्योंकि होबिन ने सिर्फ बेसिक टेक्निक ही सीखी होती है। एक जुजुत्सु फाइटर को उन बेसिक टेक्निक से हराना नामुमकिन है जो कि तुमने घर पर सीखी है। जो जुजुत्सु टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है वो तो सिर्फ अभी बस शुरुआत है। तो इसलिए अगर तुम एक ऑफिशियल मैच लड़ोगे तो तुम उसी टाइम हार जाओगे। पर याद रखना, यहाँ पर हमारा गोल मैच को जीतना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अगर तुमने और तुम्हारे ओपोनेंट ने एक दूसरे को डबल टो होल्ड में फंसा रखा है, तो तुम उसके शू को उतार कर उसके फुट को काट सकते हो, जिससे कि तुम्हें उस पर हमला करने का मौका मिल जाएगा और तब तुम उस पर अपनी लात से हमला कर सकते हो। तो होबिन की जीसू के पैर को काटने की वजह से जीसू की ग्रिप हल्की हो जाती है, जिस वजह से होबिन ताइक्वांडो के डाउनवर्ड किक का इस्तेमाल करके जीसू के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि ताइहोन बहुत खुश हो जाता है, जिस वजह से सभी को लगने लगता है कि अब होबिन एक इमैच्योर नहीं बल्कि गैंगस्टर बन चुका है। तब होबिन फिर से मुक्का मारने के लिए जीसू की तरफ बढ़ने लगता है, पर जीसू अपनी टांगों को उसकी कमर पर लपेट लेता है। तुमने तो मेरे लिए ये और भी ज्यादा आसान कर दिया है, क्योंकि अब मैं तुम्हें
आसानी से ट्रैप कर सकता हूँ। तो सभी को लगने लगता है कि अब ये मैच खत्म होने वाला है और स्नैपर भी हॉबिन को जीसू के चंगुल से छूटने के लिए कह रहा होता है और तभी वो देखता है कि हॉबिन अपने हाथों को फोल्ड करके नीचे झुक गया है। ब्राजील जुजुत्सु एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें एक बंदा अपने अपोनेंट को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से लड़ाई के लिए इस मार्शल आर्ट को सबसे अच्छा माना जाता है। और सबसे आयरॉनिक बात तो ये है कि अगर तुम अपने हाथों को क्रॉस करके अपने सिर को नीचे कर लोगे तो जुजुत्सु फाइटर उस टाइम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब यहाँ जीसू को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो क्या करे। ये तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हॉबिन ऐसा करेगा तो वो खुद भी अटैक नहीं कर पाएगा और वो जैसे ही जीसू पर हमला करने की कोशिश करेगा वैसे जीसू उसे फिर से पकड़ लेगा। तो इसलिए अब हॉबिन सिर्फ इतना कर सकता है कि वो तब तक के लिए इस पोजीशन को बनाए रखे जब तक जीसू उसे खुद ना छोड़ दे, और जीसू तो ऐसा करने ही नहीं वाला। तो अचानक से जीसू हॉबिन को छोड़ देता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब जब तुमने हाथों को क्रॉस करके अपने सिर को नीचे कर लिया है तो तुम अपने एल्बो की मदद से अपने अपोनेंट की थाइस को स्टैप कर सकते हो, जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द होगा और वो तुम्हें छोड़ देगा। तो स्नैपर भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और किम को भी ये मूव काफी अच्छा लगता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि अब हॉबिन जीसू से दूर जाके उस पर हमला करेगा। पर तभी हॉबिन के अगले मूव से किम, सेओंगजू और स्नैपर तीनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हॉबिन वहाँ से भाग नहीं रहा होता और जीसू के और करीब जा रहा होते हैं, जिस वजह से जीसू को लगने लगता है कि अब हॉबिन उसकी पकड़ में जरूर आ जाएगा। तो ये देख के लॉगन किम से पूछने लगता है कि लड़ाई के दौरान क्या हॉबिन खतरे में था, और किम इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से लॉगन को पूरा यकीन हो जाता है कि हॉबिन अब इस मैच को जीतने वाला है। और यहाँ हम देखते हैं हॉबिन अपने सिर को जोर से जीसू की छाती में मारता है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बिना एक्सप्लेन किए मूव नहीं सिखाना चाहता था, पर अब तुमने उस मूव को सीख लिया है और उसी की मदद से अब तुम एक जुजुत्सु फाइटर को हराने वाले हो। तो हॉबिन बार बार अपने सिर से जीसू की छाती पर हमला करने लगता है, जिससे कि जीसू की रिब्स टूटने लगती हैं। और जैसे ही जीसू अपनी छाती को बचाने की कोशिश करने लगता है वैसे ही हॉबिन लीप पर यूज की हुई एल्बो स्ट्राइक से जीसू पर भी हमला कर देता है, जिससे कि जीसू के मुंह से और ज्यादा खून निकलने लगता है। और जैसे जीसू अपने मुंह को बचाने की कोशिश करने लगता है वैसे ही हॉबिन फिर से उसकी छाती पर अपना सिर मारता है। तो आखिरकार कोई तो है जिसने मेरी वीडियोस को देखा है। ये कितनी कमाल की बात है ना। आखिरकार कौन अब इस लड़के को एक एमेच्योर फाइटर कहेगा। तब यहाँ हॉबिन से मार खाने के बाद जीसू का बुरा हाल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जिस वजह से हॉबिन और स्नैपर अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं। हॉबिन, तुमने तो सच में कमाल कर दिया और इसके लिए तो तुम्हें A++ मिलना चाहिए। अब इसके बाद रफ एंड रेडी चैनल हमारा हुआ। तो अचानक से हियोक्सु आकर हॉबिन को एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हियोक्सु जीसू की ऐसी हालत देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बहुत से लोग परफेक्शन की खोज में अपनी बॉडीज को ट्रेन करते हैं और अपनी मसल्स को तब तक बिल्ड करते हैं जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, और इन लोगों को बॉडी बिल्डर्स कहा जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक बॉडी बिल्डर अच्छे से लड़ाई लड़ सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वो अच्छे से लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं। जैसे मार्शल आर्ट वाले लोगों ने लड़ाई पर फोकस किया होता है, वैसे ही बॉडी बिल्डर्स ने अपनी मसल्स को बिल्ड करने पर फोकस किया होता है, जिस वजह से कुछ लोगों को लगता है कि उनकी मसल्स सिर्फ शो ऑफ के लिए हैं, और उन लोगों को ये नहीं पता कि आखिरकार वो क्या बकवास कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि फाइट में जो भी मूव यूज होता है उसे मसल से पावर मिलती है। ये सच बात है कि बॉडी बिल्डिंग एक मार्शल आर्ट नहीं है, पर फिर भी उन्हें फाइट में एक एडवांटेज होता है और वो उनका वेट होता है। मार्शल आर्ट की ऑर्गेनाइजेशन इस चीज का खास ध्यान रखती है कि एक फाइटर सिर्फ अपनी वेट क्लास में ही फाइट लड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चाहे लोगों को टेक्निक्स आती हो, पर अगर वो अपने से ज्यादा बड़े अपोनेंट के साथ लड़ेंगे तो वो बहुत बुरी तरह हार जाएंगे। मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी पता है कि वेट की वजह से कितना डिफरेंस पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या लगता है कि एक इमेच्योर फाइट में वेट कितना मैटर करेगा? तब यहाँ हियोक्सु का वेट ज्यादा होने की वजह से हॉबिन उसे हिला भी नहीं पाता है, जिस वजह से हियोक्सु हॉबिन को उल्टा लटका के उसे जमीन पर मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी पलक झपकते ही मांगी हॉबिन को बचा लेता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हॉबिन को उठाकर मांगी को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिरकार हॉबिन कितना ज्यादा हल्का है। मुझे माफ कर देना हॉबिन कि मैं लेट हो गया, पर अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं इस बंदे को देख लूंगा। तो हियोक्सु कहता है, लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था। मैं चाहे आर्म रेसलिंग में अच्छा नहीं हूँ, पर तब चीजें बदल जाती हैं जब बात लड़ाई की हो। पर तभी हम देखते हैं हियोक्सु मांगी को एक जोरदार मुक्का मारता है और यहाँ सेओंगजुंग का साथी 244 भी इस लड़ाई को देख रहा होता है। लोग हमेशा सिसरियम को बेहतर दिखाते हैं और कहते हैं कि वो रेसलिंग का कोरियन वर्जन है, पर क्या हम सच में इसे रेसलिंग कहेंगे? आखिरकार हम इसे रेसलिंग कैसे कह सकते हैं जबकि इसमें
टैकल भी नहीं किया जाता और ना ही इसके प्लेयर्स दूसरे लोगों पर हमला करते हैं, क्योंकि इसमें तो प्लेयर्स सिर्फ अपने अपोनेंट को दबोचते हैं। तो इसलिए अगर आपका अपोनेंट आपके हाथ ही नहीं लगेगा तो आखिरकार एक सिसरिंग फाइटर कर क्या लेगा। तो यहाँ ह्योक्सु मांगी के हाथ ही नहीं आ रहा होता और वो उस पर पंचेस बरसा रहा होता है। तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी और तुम क्या कह रहे थे कि चीजें बदलने वाली हैं, पर ये चीज तो मेरे लिए आर्म रेसलिंग से भी ज्यादा आसान थी। तो इसलिए इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम रेसलिंग करते हो या फिर आर्म रेसलिंग, क्योंकि तुम दोनों में ही बहुत ज्यादा बेकार हो। तब हम देखते हैं मांगी अपने हाथों को अपने मुंह के आगे लाने लगता है, जिस वजह से ह्योक्सु को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। पर तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं मांगी ने बॉक्सिंग का स्टांस ले लिया होता है। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हान को देखते हैं। माफ कर देना कि मैं लेट हो गया, वैसे मुझे नहीं लगा था कि इतना सब कुछ होने के बाद हम इस तरह दोबारा से मिलेंगे। तो तुम जानना चाहते थे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस टाइम एक प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ और हाँ, तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो। तब हम देखते हैं हान मांगी को बॉक्सिंग का बेसिक स्टांस सिखा रहा होता है और साथ में उसे जैब मारना भी सिखाता है। और मांगी को देखकर उसे पूरा यकीन होता है कि अगर वो किसी अपोनेंट पर जैब से भी हमला करेगा तो उस अपोनेंट की बुरी हालत होनी पक्की है, क्योंकि मांगी की वेट कैटेगरी में कोई नहीं टिक पाएगा। तब हम यहाँ पर देखते हैं मांगी ह्योक्सु को जोर जोर से जैब मारने लगता है, जिससे कि ह्योक्सु का बुरा हाल हो जाता है और मांगी उसके बाद अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके ह्योक्सु को एक स्ट्रेट पंच मारता है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मुझे एक ऐसा अपोनेंट मिला है जो कि मेरी वेट कैटेगरी का है, पर मुझे ये लगा ही था कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मसल सिर्फ शो ऑफ करने के लिए हैं। तो यहाँ ह्योक्सु भी ढेर हो जाता है, जिससे कि स्नैपर और हॉबिन अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं और सारे सब्सक्राइबर्स को भी ये देखकर बहुत मजा आता है। तो स्नैपर मांगी से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने बॉक्सिंग क्यों सीखी है, और हम देखते हैं हान ने भी मांगी से यही सवाल पूछा होता है। मैं बॉक्सिंग इसलिए सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने नाक को बचा सकूं। तब इस वजह से हान को एहसास होता है कि जब पिछली बार उसने मांगी की नाक तोड़ी थी तब उसे अपने नाक की सर्जरी करवानी पड़ी थी, जिस वजह से वो मांगी से माफी मांगने लगता है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही नाक की सर्जरी करवाने का सोच रखा था, जिस वजह से मैं गंगनम में एक प्लास्टिक सर्जन के पास गया जो कि इस जॉब में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड था। मैंने नाक की सर्जरी इस वजह से करवाई ताकि मैं गर्लफ्रेंड पा सकूं, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार किसी ने मुझे नोटिस क्यों नहीं किया। तब मांगी इमोशनल हो जाता है और ग्योर यहाँ पर सोच रही होती है कि मांगी को नोज की जगह हेयर ट्रांसप्लांट करवाने चाहिए थे। तब इसी के साथ लड़ाई खत्म हो जाती है और हॉबिन के चैनल को 7 लाख सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो ऑफिस जाकर हॉबिन शावर ले रहा होता है। हमने आखिरकार रफ एंड रेडी चैनल को हरा दिया, जिस वजह से हमें उनके मैनेजिंग राइट्स मिल चुके हैं। वैसे तो पहले वो इसके लिए मान नहीं रहे थे, पर उनके सब्सक्राइबर्स के बार बार कहने पर उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। तो इसलिए अगर मैं ऐसे ही जीतता रहूंगा तो एक दिन मैं अपनी माँ को उस कॉन्ट्रैक्ट से जरूर बाहर निकाल लूंगा। तो अब सिर्फ सेओंगजुन और वो 244 वाला बंदा ही बचा है। पर आखिरकार ये 244 है क्या? तो रूमी हॉबिन के बाथरूम के बाहर आ जाती है और उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहती है ताकि वो शावर ले सके, जिस वजह से हॉबिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपने फ्लोर वाले वॉशरूम में क्यों नहीं गई है। तब रूमी उसे बताती है कि उस वॉशरूम को ग्योल यूज कर रही है, जिस वजह से हॉबिन रूमी को घर जाने के लिए कहता है। पर रूमी वाटर व्हील की वजह से घर जाने के लिए मान नहीं रही होती और जैसे ही हॉबिन वहाँ के वाटर व्हील के बारे में जिक्र करता है, वैसे ही रूमी उसे साथ में नहाने का ऑफर देती है, जिसे सुनकर हॉबिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि रूमी ऐसा कह रही है, जिस वजह से वो रूमी से इसके बारे में फिर से पूछने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रूमी ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि वो लोग तो अभी इतने करीब भी नहीं है। तो हॉबिन को कोई आवाज आने लगती है और रूमी उसे बताती है कि वो अपने कपड़े उतार रही है, जिस वजह से हॉबिन भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और बाथरूम का डोर खोल के रूमी को बताने लगता है कि हजारों साल पहले भी लड़का और लड़की ऐसे साथ में नहाया करते थे। पर तभी वो देखता है कि रूमी तो वहाँ पर कैमरा लेकर खड़ी है और एक प्रैंक वीडियो शूट कर रही है, जिस वजह से हम देखते हैं सारे सब्सक्राइबर्स भी हॉबिन को बुरा भला कहने लगते हैं और हॉबिन बेचारी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो क्या करे। तब वो रूमी और बाकी सभी को फर्स्ट फ्लोर पर आने के लिए कहता है और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद तायहोन को छोड़कर बाकी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर हॉबिन सीरियस बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर रूमी अभी भी उसे बाथरूम के इंसिडेंट को लेकर चिढ़ाने लगती है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बस इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि अब हमें रफ एंड रेडी चैनल का क्या करना चाहिए। तो ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है और हम देखते हैं स्नैपर गयोल उस चैनल को अपने लिए मांगने लगते हैं और सब्सक्राइबर्स भी उस चैनल को हॉबिन को अपनी टीम को देने के लिए
लिए कहने लगते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस चैनल को डिलीट करने वाला हूँ। वैसे मैं इस चैनल से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, पर मुझे उस विक्टिम के बारे में भी सोचना होगा जो कि रफ एंड रेडी चैनल की वजह से बहुत परेशान हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि वो विक्टिम अभी भी रफ एंड रेडी चैनल को देखकर बहुत ज्यादा सफर कर रही होगी, जिस वजह से मैं उस चैनल से कोई पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ जो कि एक क्रिमिनल का है। तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तब हॉबिन सबके सामने उस चैनल को डिलीट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हॉबिन से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। और स्नैपर को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि हॉबिन इतना ज्यादा बदल चुका है और उसने सच में उस चैनल को डिलीट कर दिया है। तब वो हॉबिन के पीछे जाने लगता है, पर वो देखता है कि हॉबिन तो बाथरूम में बैठकर रो रहा है क्योंकि उसने उस चैनल से कुछ नहीं कमाया होता। तब यहाँ गयोल भी बहुत ज्यादा बिजी होती है, पर तभी कंपनी के फोन पर एक कॉल आती है जिसे गयोल जैसे उठाती है वैसे हम देखते हैं वो लड़की उसे थैंक यू कहती है, जिसके साथ जिसू ने बुरा बिहेव किया होता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि हॉबिन ने उस चैनल को डिलीट कर दिया है। तब हम यहाँ पर सियोंग जुन के रेस्टोरेंट को देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले वायरल हुक को टारगेट किया, उसके बाद वन पंच टीवी को, और अब उन्होंने रफ एंड रेडी चैनल का भी काम तमाम कर दिया है। आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया सियोंग जुन, और आखिरकार तुमने ऐसा होने कैसे दिया? तब सियोंग जुन कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तब 244 कहता है, तुम बहुत ज्यादा इरिटेट लग रहे हो, तो आखिरकार अब हम करने क्या वाले हैं? तब सियोंग जुन कहता है, अब हॉबिन को हम दोनों का सामना करना पड़ेगा। तब 244 कहता है, लगता है ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है सियोंग जुन, जबकि तुम इतनी आसानी से कभी भी गुस्सा नहीं करते हो। पर हाँ, याद रखना कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होने वाला है। और हाँ, जिस आइडिया के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा बिजी था। तब यहाँ रूमी को एक कंपनी स्पॉन्सरशिप का मैसेज आता है और यहाँ सियोंग जुन के रेस्टोरेंट में हियोक्सु और जीसू आ जाते हैं और वो लोग 244 से कुछ डिस्कस करने आए होते हैं। हमें भी उस मनी मेकिंग स्कीम को ज्वाइन करना है जिसमें तुम सियोंग जुन को ऐड करने वाले हो। मैंने सुना कि तुम इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो, तो इसलिए हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम तो हमें जानते ही हो, तो तुम्हें पता ही है कि हम हर काम कर सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? आखिरकार मैं क्रिमिनल के ऊपर भरोसा करूँ भी क्यों? तुम्हें सच में पता है कि किसी का गुस्सा कैसे दिलाया जाता है, और वैसे भी तुम क्रिमिनल किसे कह रहे हो? तुम भी तो हमसे अलग नहीं हो। मुझे पता है कि YouTube तुम्हारी मेन इनकम सोर्स नहीं है और तुम तो हमसे भी बहुत ज्यादा बेकार हो। आज मुझे कुछ ज्यादा ही सरप्राइजेस मिल रहे हैं क्योंकि आज सभी लोग मुझे गुस्सा दिलाने में लगे हुए हैं। तो अब जब तुम्हें पता चल चुका है, तो इसका मतलब अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तब जीसू 244 को ब्लैकमेल करने लगता है, पर तभी 244 उसके सिर पर ग्लास फोड़ देता है, जिस वजह से हियोक्सु गुस्से में 244 पर हमला कर देता है, पर 244 उसे भी ठिकाने लगा देता है। तब जीसू 244 को टैकल करने की कोशिश करने लगता है। लगता है तुमने पिछली फाइट से कुछ नहीं सीखा है जीसू। तुम्हें पता है ना कि तुम रियल फाइट में जुजुत्सु पर भरोसा हमेशा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि ये क्यूट है या फिर बेवकूफी भरा, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि मैं किस तरह का पर्सन और मैं क्या कर सकता हूँ, तो तुम मुझे कभी भी इस तरह ब्लैकमेल नहीं करते। तब हम देखते हैं 244 जीसू के ऊपर 8 ग्लासेस को फोड़ देता है और उसके बाद सियोंग जुन को उस कचरे को साफ करने के लिए कहता है। तब यहाँ रूमी शूट पर गई होती है, जहाँ पर फोटोग्राफर उसकी तारीफ कर रहा होता है और उसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिलता है। तब वो नोटिस करती है कि वहाँ पर जो बंदा सबके लिए कॉफी ला रहा है वो और कोई नहीं हान है, जिस वजह से वो उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि वो सारी की सारी कॉफी नीचे गिर जाती है और हान भी रूमी को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है। तब रूमी को पता चलता है कि हान ने यूट्यूब को क्विट करके स्टूडियो में जॉब ले ली है, जहाँ पर नया होने की वजह से उसे वहाँ पर सारे काम करने पड़ रहे हैं, पर उसका असली मकसद फोटोज लेना है और अभी तक उसे वो चांस नहीं मिला है। तब रूमी भी हान को बताती है कि उसे स्टूडियो की तरफ से मैसेज आया था, जिस वजह से वो वहाँ पर आई है। तो ये बात है, पर मुझे हॉबिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तुम लोग तो ऐसी जगह पर इकट्ठे आते हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम लोग तो डेट कर रहे हो ना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर देना, पर मुझे लगा था कि जिस तरह हॉबिन ने तुम्हारा ध्यान रखा था, उससे तुम्हारे अंदर कोई ना कोई फीलिंग जरूर जागी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो बस ख्याली पुलाव पकाने लगे हुए हो। वैसे जो ये कह रहा है वो सच है, क्योंकि उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया था उसकी वजह से मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स जाग गई थी। पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो किसी और को पसंद करता है। आखिरकार मैं उसे क्यों पसंद करूंगी?
मेरे सपनों का राजकुमार तो कोई ऐसा होगा जो कि यंग होगा और उसकी एक बिल्डिंग होगी। तब हान फिर से रूमी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगता है, क्योंकि रूमी ने उनकी वजह से काफी सफर किया होता है। पर रूमी उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है और उसे और ग्योल को अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए हान शर्माते हुए मान जाता है। तब हान को स्टूडियो वाले बुलाने लगते हैं और रूमी हान के कैमरे में अपनी एक फोटो क्लिक कर लेती है। मैं समझ सकती हूँ कि नया होना कैसा होता है, और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि तुम किसी भी मॉडल की फोटो नहीं ले पाए हो, तो लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ताकि तुम और ज्यादा मोटिवेट होकर काम कर सको। और हाँ, इस चक्कर में मुझ पर फिदा मत हो जाना। तब यहाँ स्टूडियो का कैमरामैन रूमी को भी वापस शूट पर चलने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर बिल्डिंग का ओनर आ जाता है, जिसे देखकर रूमी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं वो सभी के लिए कॉफी लाया होता है। तब वो बंदा रूमी और हान के बारे में पूछने लगता है और कैमरामैन उसे सारी बात बता देता है, जिस वजह से बिल्डिंग का ओनर रूमी को एक स्पेशल कॉफी देता है और उसे बताता है कि उसे लोगों को वहाँ पर काम करते हुए देखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो रूमी को वो कॉफी काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा फेमस होती है, जिस वजह से रूमी और वो ओनर आपस में बातचीत करने लगते हैं और हान उन कॉफी के कैंस को छुपा लेता है, जो कि वो स्पेशल रूमी के साथ पीने के लिए लाया होता है। तब यह रूमी ओनर के साथ की हुई सारी बातों को गेयोल को बताती है और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि ओनर ने रूमी को अपना बिजनेस कार्ड भी दिया होता है, जिस वजह से गेयोल रूमी को समझाने लगती है कि वो ओनर बहुत ज्यादा चालाक है और रूमी के पीछे पड़ा हुआ है, जिस बात को रूमी बिल्कुल नहीं मान रही होती। तब गेयोल ये सारी बातें हॉबिन और स्नैपर से पूछने लगती है, पर हॉबिन को तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि रूमी शादी करने वाली है, जिस वजह से रूमी उसे भी सारी बात बता देती है और गेयोल अभी भी उसे बता रही होती है कि वो ओनर उसमें इंटरेस्टेड है। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अगर ऐसा होता तो मुझे पहले ही पता लग जाता। वो तो बस थोड़ा फ्रेंडली है, और वैसे भी मुझे ज्यादा उम्र वाले लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो हॉबिन, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए? मेरे हिसाब से तो तुम्हें मान जाना चाहिए, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। तब रूमी फ्रूट से भरी हुई प्लेट को हॉबिन के मुंह में मारती है और गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। तब रूमी को याद आता है कि बिल्डिंग के ओनर ने उसे किसी टाइम उसके साथ रनिंग पर चलने के लिए कहा होता है, और हॉबिन की बकवास सुन के उसे लग रहा होता है कि शायद उसे ओनर को कांटेक्ट कर ही लेना चाहिए। तब हम यहाँ पर बिल्डिंग के ओनर को देखते हैं। लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही बात कर ली, जिस वजह से मेरा गला दर्द करने लग गया है। वैसे ये कितना ज्यादा अनबिलीवेबल और डिस्गस्टिंग है ना, कि कभी कभी लोग ऐसा समझते हैं कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ और कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं उनसे कितना ज्यादा नीचे हूँ। पर ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, और ऊपर से मुझे कभी नहीं लगा था कि हम इस तरह मिलेंगे। तब हम देखते हैं वो ओनर और कोई नहीं 244 होता है, और तब वो अगले दिन फिर से अपने स्टूडियो चला जाता है, जहाँ पर स्टूडियो के बाकी मेंबर्स भी खतरनाक गुंडे होते हैं, और 244 वहाँ पर अपने साथ एक जानवर लाया होता है। तब वहाँ का फोटोग्राफर 244 को वो सारी क्लिप्स दिखाने लगता है जो उन लोगों ने रिसेंटली शूट की होती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार एनिमल मीटिंग देखी होती है तो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार लोग इसके लिए पागल क्यों हो जाते हैं। तो चलो मुझे ये बताओ, हमारी अगली वीडियो का काम कैसे चल रहा है? हमने कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है, पर प्रॉब्लम ये है कि उनकी बॉडीज इतनी अच्छी नहीं है। ऐसी बात है? तो आखिरकार उस रूमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पर रूमी को ज्यादा ही यंग नहीं हो जाएगी? जानवर हमेशा जानवर ही होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यंग है या फिर ओल्ड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉस, और वैसे भी अगर वो यंग है तो हमें और ज्यादा ऑडियंस मिलेगी। तो इसका मतलब यही वो कारण था जिस वजह से आप उस दिन रूमी के साथ इतने अच्छे से बात कर रहे थे, ताकि आप उसे अपनी अगली वीडियो का स्टार बना सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसी वजह से रूमी से अच्छे से बात कर रहा था, जिस वजह से मैं इस कुत्ते के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। चाहे वो सुंदर थी और ये अगली, पर ये दोनों के दोनों मेरे लिए जानवर ही हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं एक रेस्टोरेंट में सभी लोग बॉमी को देखकर उस पर फिदा हो चुके होते हैं, और हम देखते हैं बॉमी हॉबिन से मिलने आई होती है, जहाँ पर हॉबिन कूल बनने के चक्कर में फूल लग रहा होता है और बॉमी को बस उसे देखकर पीटने की इच्छा हो रही होती है। तब बॉमी उससे सनग्लासेस पहनने का कारण पूछने लगती है, जिस वजह से हॉबिन उसे समझाता है कि अब उसका चैनल काफी बड़ा हो चुका है, जिस वजह से उसे अनवांटेड अटेंशन मिल सकती है। तो इसी वजह से वो नहीं चाहता कि कोई उसे पहचाने। पर हम देखते हैं लोग उसे पहचान चुके होते हैं, पर उन्हें हॉबिन से ज्यादा बूमी में इंटरेस्ट होता है। तब बॉमी बड़े प्यार से हॉबिन का चश्मा उतार देती है और उसे समझाती है कि उसे उसकी आंखों में डूबना है, जिसे सुनकर हॉबिन पानी पानी हो जाता है। तब हम पिछले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव स्नैपर अपने चेले हॉबिन को बताता है कि बॉमी तो बस उसे अपने इशारों पर नचा रही है और हॉबिन तो अभी छोटा सा बच्चा है, जिस वजह से वो ये सारी चीजें समझ नहीं पा रहा है। तो हॉबिन इससे मना करने लगता है और स्नैपर उसे समझाता है कि वो दिखने में चोमू सा लगता है, तो आखिरकार उसे ऐसे कैसे लग सकता है कि बॉमी उस पर फिदा है।
जिस वजह से हॉबिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि वो तो क्यूट है और इसी वजह से बॉमी उससे प्यार करती है। तब स्नैपर हॉबिन को सपनों की दुनिया से बाहर आने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि प्यार बस दर्द देता है और खुद भी रोना स्टार्ट कर देता है। तब तायहोन को उन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये करना क्या चाह रहे हैं। तब यहाँ हॉबिन पिछली बातों को याद करके बॉमी से यह पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसके साथ अभी तक टच में क्यों है, जिस वजह से बॉमी उसे बाहर स्कूल की लड़कियों को देखने के लिए कहती है और हॉबिन उसे टॉपिक को चेंज करने से मना करने लगता है। तब बॉमी उसे बताती है कि वो भी पहले उसी स्कूल में पढ़ती थी पर अब उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो हॉबिन भी सुनकर हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार बॉमी कहना क्या चाह रही है, क्योंकि पिछली बार भी बूमी ने कहा था कि उससे हॉबिन को स्कूल ड्रेस में पहले भी देखा है, पर हॉबिन को बिल्कुल याद नहीं होता कि आखिरकार वो लोग पहले मिले कब थे। तब बॉमी देखती है कि रेस्टोरेंट के बाहर रूमी और 244 खड़े हैं और तभी रूमी वहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से हॉबिन बौखला जाता है और रूमी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। मैं यहाँ पर इसी वजह से आया हूँ क्योंकि ये कैफे पॉपुलर है, पर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम स्टूडियो के लैंडलॉर्ड के साथ डेट पर आई हो? अपनी बकवास करना बंद करो। हम लोग तो बस यहाँ पर स्टाफ के लिए कॉफी लेने आए हैं और वैसे भी तुम लोगों को देखकर लग रहा है कि तुम लोग डेट पर आए हो। तो हॉबिन इसके लिए हाँ कहने लगता है, पर बॉमी रूमी से नजरें चुरा लेती है और हॉबिन को बूमी के इतने करीब देख के रूमी को जलन होने लगती है। अगर इसने ऐसा ही करना था तो आखिरकार ये मेरे इतने करीब आया ही क्यों? तो हॉबिन 244 से पूछने लगता है कि क्या उसे लैंडलॉर्ड बनने के बाद काम करने की जरूरत नहीं है। तो 244 उसे समझाता है कि वो अभी भी काफी सारे काम करता है जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, और तब वो हॉबिन को भी एक जॉब ऑफर करता है जिसके लिए हॉबिन तैयार भी हो जाता है। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि रूमी शूट के लिए लेट हो रही होती है, और जैसे वो लोग जाने लगते हैं वैसे हॉबिन रूमी को चिल्लाते हुए समझाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, जिस वजह से रूमी उसे चुप रहने के लिए कहती है। पर हॉबिन को वो दोनों साथ में काफी क्यूट लग रहे होते हैं। तब शाम को 244 रनिंग पर गया होता है जहाँ पर उसका साथी उसे बताता है कि रूमी की फिल्मिंग की डेट सिलेक्ट हो चुकी है और वो लोग सब कुछ अपने पुराने मेथड से करेंगे, जिस पर 244 हाँ कह देता है। पर तभी वो वहाँ पर हान को देखता है जो कि वहाँ पर रनिंग करने आया होता है, और जिस तरह हान उससे बातें करने लगता है वैसे 244 को समझ में आ जाता है कि हान ने उसे नहीं पहचाना है। मुझे स्टूडियो से पता चला है कि तुम पहले जुवेनाइल में थे, वैसे मुझे माफ कर देना क्योंकि शायद तुम उसके बारे में बात नहीं करना चाहोगे। तब हान कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि मुझे अपने पास्ट को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है, और वो इस वजह से है क्योंकि मैं जुवेनाइल में किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए गया था, जिस बात का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, और मैं आगे भी उन लोगों को प्रोटेक्ट करता रहूंगा जो कि मेरे करीब है। और ये इस वजह से है क्योंकि मैंने पहले ही किसी अपने को खो दिया है और इस टाइम मैं किसी और से क्लोज होता जा रहा हूँ। तो शायद तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। और हाँ, अगर तुमने रूमी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा 244। तब 244 ये देख के हैरान हो जाता है कि हान ने उसे पहचान लिया है। मैं ये जानकर बहुत ज्यादा शॉक हुआ था कि तुम अपनी आवाज को इतना ज्यादा चेंज कर सकते हो, पर जब रनिंग की वजह से तुम्हारी सांस चढ़ी तब मुझे तुम्हारी वॉइस से पता चल गया कि ये तुम ही हो, और ऊपर से तुम्हारी ये कॉलीफ्लावर्स वाले ईयर्स से भी मुझे इस बात पर यकीन दिला दिया। पर आखिरकार तुम असलियत में हो कौन? तुम्हारे टैटूज नकली हैं और तुम्हारी पूरी जिंदगी झूठी है, और ऊपर से यूट्यूब तो तुम्हारी मेन जॉब है ही नहीं। जब मैं XJ कंपनी में था तब भी मुझे लगा था कि तुम्हारे और सेओंगजुन का रिश्ता बहुत ज्यादा अलग है। क्या वो सच में तुम्हारा बॉस है या फिर इसके पीछे कोई और राज है? तब 244 हान को इस चीज में ज्यादा इंटरफेयर करने से मना करने लगता है और उसे समझाता है कि वो अभी बच्चा है, जिस वजह से उसे कुछ चीजों को बड़ों पर छोड़ देना चाहिए। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? और अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे पता है कि तुम किस तरह का बिजनेस करते हो तो तुम क्या करोगे? जब हम लोगों की सच्चाई बाहर ला रहे थे तब किसी ने तुम्हारे बारे में भी सच्चाई बताने के लिए हमें मैसेज किया था, पर जब हमने उनसे मिलने की कोशिश की तब वो एकदम से गायब हो गए और हमें ऐसा बताया गया कि वो लोग फॉरेन चले गए हैं। 244, जिस स्टूडियो में मैं काम करता हूँ, क्या वो भी तुम्हारे बिजनेस में से एक है? वैसे तो मैं कोई अच्छा पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या इलीगल चीज कर रहे हो, पर मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर तुमने रूमी के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब 244 हान के शोल्डर को दबा के उसे नीचे पुश कर देता है और हान को यकीन नहीं आ रहा होता कि 244 इतना ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को हीरो समझ रहे हो, पर तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल शर्म नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने किस तरह उस लड़की की जिंदगी खराब की थी और अब तुम उसे बचाना चाह रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि जब रूमी को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा? वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है, तो शायद इसी वजह से तुम उसे बिना बताए उसे
प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके लिए अपनी फीलिंग्स को साइड रख दो हान, और उसके बाद हम लोग अपनी अपनी जॉब के ऊपर फोकस करेंगे और एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। मैं तुम्हें एक एडवाइस दे देता हूँ कि जिन स्टूडियो के लोगों के साथ तुम काम कर रहे हो उनसे तुम पंगा मत ही लेना, क्योंकि उन्हें दोबारा से सोसाइटी में ज्वाइन हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ घर जाके हान रूमी की फोटो को देख रहा होता है और ग्योल आकर उससे इसके बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से हान घबरा जाता है। तब ग्योल को लगने लगता है कि शायद अब हान रूमी से बदला लेना चाह रहा है और उसे फिर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से उसे ये आइडिया बहुत पसंद आता है। पर हान उसे चुपचाप सोने के लिए कहता है। तब ग्योल बीस्ट क्रॉसिंग गेम खेलने लगती है और हान को रूमी को भूलने के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने रूमी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया होता। और ग्योल को लग रहा होता है कि अगर रूमी उनके बारे में सोचेगी भी तब भी उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, जिस वजह से हान ये डिसाइड करता है कि वो रूमी को भूलकर अपने काम पर फोकस करेगा। तो अगले दिन हान सारे इक्विपमेंट्स को लेकर शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर कैमरामैन डोंग स्यूंग के साथी उसे बताते हैं कि वो लोग शूट करने के लिए तैयार हैं, जिस वजह से उन्हें हान को वहां से भेज देना चाहिए। पर डोंग स्यूंग इसके लिए मना कर देता है और हान को अपने पास बुला लेता है। तुम्हें पता है हान, मैंने तुम्हें यहाँ पर काम करने क्यों दिया है? ये इस वजह से है क्योंकि जो लोग पहले जेल जा चुके हैं उनके साथ काम करना काफी इजी होता है, और ऊपर से तुम तो मुझे मेरे पास्ट की याद भी दिलाते हो, जिस वजह से मुझे तुम्हें देखकर ये समझ आ रहा है कि तुम पर क्या बीती है। तुम्हारे पास यहाँ पर काम करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि वो और जगहें तुम्हें तुम्हारे क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से नहीं रख रही हैं। तो इसलिए ये तकदीर ही है कि हम दोनों मिले हैं। तो क्या तुम थोड़े पैसे कमाना चाहते हो? वैसे तो मैं ये सीक्रेट किसी को इतनी आसानी से बताता नहीं हूँ, पर मैंने तुम्हें काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया है और तुम्हें ये भी पता है कि ये दुनिया कितनी खराब है, और साथ में ये भी पता है कि पैसे कमाने के लिए कुछ रूल्स को तो तोड़ना ही पड़ता है। जिस वजह से मैं तुम्हें ऐसे काम के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर तुम एक ही काम से $9,000 कमा सकते हो। तुम्हें अपनी सिस्टर के लिए पैसे चाहिए ना? मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये किस तरह का काम है? तब रूमी वहाँ पर आ जाती है और डोंग स्यूक उसे एक चेंजिंग रूम में जाने के लिए कहता है। तब रूमी के जाते ही डोंग स्यूक हान को रूमी का आउटफिट दिखाता है, जिसे देखकर हान शॉक हो जाता है, क्योंकि वो आउटफिट बहुत ज्यादा छोटा होता है और इसके बारे में रूमी को भी कुछ पता नहीं होता। आखिरकार ये चल क्या रहा है और आखिरकार हम किस तरह की वीडियो बना रहे हैं? हान, अगर मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया तो इस वीडियो को इलीगल एक्स रेटेड वीडियो कौन कहेगा? तो ये सुनकर हान पूरी तरह से शॉक हो जाता है और डॉन स्यूक उसे समझाता है कि उसे इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी वीडियोस पहले भी एग्जिस्ट करती हैं और अब वो यहाँ पर उसी को शूट करने वाले हैं। हम लोग मॉडल्स को ट्रिक करते हैं और उनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिससे कि उन्हें लगता है कि हम उनके साथ नॉर्मल शूट करने वाले हैं, पर उसके बाद हम उन्हें ऐसी वीडियोस पर काम करने के लिए फोर्स करते हैं। अब तुम मुझे ऐसे भी मत देखो हान, मुझे भी ये कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। मैं तो बस ऐसा बंदा हूँ जो कि इन्हें शूट करता है। असल में तो बॉस इन सभी चीजों को हैंडल करते हैं। वो इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं, जिस वजह से उनके डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। और हाँ, तुम पुलिस की चिंता तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जिस वजह से वो अपने आप सबको संभाल लेते हैं। और हाँ, इस बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो कोई इस चीज का ध्यान रखेगा कि तुम इस दुनिया में ना रहो। तो अब जाओ और उस लड़की को ये आउटफिट दे आओ। तो हाँ, रूमी को वो आउटफिट देने चला जाता है और यहाँ सभी लोग शूट की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पर डोंग स्यूक इस शूट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। पर तभी हान बाहर आ जाता है, जिस वजह से सभी लोग हान से पूछने लगते हैं कि क्या रूमी उस आउटफिट को पहनने के लिए मान गई है। पर हम देखते हैं हान इसके लिए मना कर देता है और यहाँ हम देखते हैं हान ने रूमी को अपना फोन और ईयरफोन्स दिए होते हैं और उसे 10 बार वो गाना सुनने के लिए कहा होता है, जो कि हान का फेवरेट होता है। तब डोंग स्यूक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैंने उसे भूलने की कोशिश की थी और ये भी कोशिश की थी कि मैं अपनी फीलिंग्स को दबा दूं, पर मैं उसकी ब्यूटीफुल स्माइल के सामने रोक नहीं पाया। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे पता है कि तुम एक गैंगस्टर हो। हान, अगर तुम बॉस के रास्ते में आओगे तो तुम दुनिया से चले जाओगे, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तो इसलिए अगर तुम ये जॉब नहीं कर सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ और मैं भूल जाऊंगा कि तुमने कुछ ऐसा किया था। तो हम देखते हैं हान जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो उसे बचाना चाह रहा होता है जिसकी वो केयर करता है। तो यहाँ रूमी मजे से सॉन्ग सुन रही होती है और हान एक एक करके उन लोगों को धोना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से डोंग स्यूक खुद हान से लड़ने आ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तुम्हें क्या लगता है
कि ऐसा करने से लोग तुम्हें थैंक यू कहेंगे। तुम्हें पता है ना कि ये दुनिया कैसे काम करती है। जो लोग अपने मॉरल्स के लिए जीते हैं वो लोग सबसे पहले मरते हैं। और वैसे मुझे ये जान के अच्छा लगा कि कोई और भी चुंगोई बॉक्सिंग टीम का मेंबर है। तब हमें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ के कोच हान को टफ गाय कह रहे होते हैं और उसे उसकी पहली ट्रॉफी जीतने पर कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम बाद एक ट्रॉफी को हासिल किया होता है। जिस वजह से हान वहाँ पर रखी बाकी ट्रॉफीज के बारे में पूछने लगता है और कोच उसे बताते हैं कि वो सारी की सारी ट्रॉफीज एक ही पर्सन ने जीती है, जो कि एक गिफ्टेड पर्सन था, और इसी वजह से वो हान को गिफ्टेड पर्सन की जगह टफ गाय बुलाते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो बॉक्सर और कोई नहीं बल्कि डोंग स्यूक होता है, जिसके साथ कोच ने हान को कभी भी लड़ने से मना किया होता है। तब यहाँ हान डोंग स्यूक को छू भी नहीं पा रहा होता और डोंग स्यूक उसकी धुलाई करना स्टार्ट कर देता है। डोंग स्यूक एक ऐसा बॉक्सर था जिसने अपने टाइटल को 11 टाइम्स डिफेंड किया था और वो टीम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा हार्ड पंचर था। वो एक क्लासिक स्लगर था जिसके एक स्ट्राइक से ही ऑर्गन्स क्रश हो जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि स्लगर्स ज्यादा फ्लेक्सिबल आउट बॉक्सर्स के सामने नहीं टिक सकते क्योंकि वो लोग स्लो होते हैं। और डोंग स्यूक बिल्कुल अलग था क्योंकि उसके पास सिर्फ पावरफुल पंचेस फेंकने की पावर ही नहीं थी बल्कि इतनी हैवी बॉडी होने के बावजूद भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी, जिस वजह से वो बहुत जल्दी मूव कर सकता था। तो डोंग स्यूक से मार खाने के बाद हान नीचे गिर जाता है, पर हान ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो डोंग स्यूक को मूव करने से रोकने के लिए हॉबिन की तरह ही उसके पैर पर अपनी कोहनी से हमला कर देता है, जिससे कि डोंग स्यूक को दर्द होने लगता है। डोंग स्यूक, तुम्हें पता है कि कोच मुझे गिफ्टेड पर्सन की जगह टफ गाय क्यों कहते थे? वो इस वजह से था क्योंकि तुम चाहे मुझे जितनी मर्जी बार मारने की कोशिश करो और मैं फिर से दोबारा से खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने बॉक्सिंग सरवाइव करने के लिए सीखी थी और इस मीनिंगलेस स्पोर्ट पे मुझे कोई गर्व नहीं है क्योंकि मेरा बेकार बाप भी इसमें इन्वॉल्व था। तब डोंग स्यूक फिर से हान पर हमला करने लगता है और तभी वहाँ पर 244 आ जाता है। मैंने तुम्हें कहा था हान कि हमें अपने अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आखिरकार क्यों सभी लोग आजकल अपनी लाइंस को क्रॉस करने लगे हुए हैं? तब रूमी ने 10 बार उस गाने को सुन लिया होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों है। तब वो हान को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ हम देखते हैं बॉमी और हॉबिन मार्केट में घूम रहे होते हैं और खाना खाने के बाद डेजर्ट ढूंढ रहे होते हैं, जिस वजह से वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ के बारे में उन्होंने काफी सुना होता है, पर उन्हें पता नहीं होता कि वो जगह कैसी है, जिस वजह से वो लोग उस जगह को देखने चले जाते हैं। तब बॉमी हॉबिन के आगे सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, जिस वजह से हॉबिन अपने आप को थप्पड़ मारता है और उसे समझ में आ जाता है कि क्यों लड़की को सबसे पहले स्टेयर्स को चढ़ना चाहिए। तब अंदर जाके एक बंदा उन्हें 2 घंटे के लिए एक बूथ दे देता है और उस रूम को देखकर उन्हें लगने लगता है कि वो लोग वहाँ पर बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं और इसी वजह से लोगों को ये चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो हॉबिन को लगने लगता है कि दीवारें बातें कर रही हैं, जिस वजह से वो कान लगा के सुनने लगता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो जगह एक लव होटल है जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बॉमी को ऐसी जगह पर लाया हूँ। रुको जरा, शायद ये बेवकूफी भरा काम नहीं है, शायद बॉमी को पहले से ही पता था कि ये जगह कैसी है। तब बॉमी स्नैक्स लेके वापस आ जाती है और वो पूरी तरह से हिल गई होती है, जिस वजह से हॉबिन को भी पता लग जाता है कि उसे भी कुछ नहीं पता था कि वो जगह कैसी है और तब वो सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। तो हॉबिन बॉमी को बाहर जाने के बारे में कहने के लिए सोच रहा होता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार बॉमी ने अभी तक उसे बाहर जाने के लिए क्यों नहीं कहा है। तब बॉमी हॉबिन से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने उससे ये क्यों पूछा था कि आखिरकार वो अब तक उसके टच में क्यों है, जिस वजह से हॉबिन उसे बताने लगता है कि उसे लगता है कि बॉमी बस उसे अपने पीछे घुमा रही है, जिस वजह से वो सिचुएशन और भी ज्यादा अजीब हो जाती है और हॉबिन बॉमी को टीवी देखने के लिए कहने लगता है, पर तभी खड़े होते ही उसका पैर मुड़ जाता है, जिस वजह से वो बॉमी के ऊपर गिर जाता है और उसे समझाने लगता है कि ये सब कुछ गलती से हुआ है। तो हॉबिन अपने आप को बॉमी के ऊपर गिरने से रोक रहा होता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो अभी तक नीचे से क्यों नहीं हटी है, जिस वजह से बॉमी उसे बताती है कि वो इस वजह से नहीं जा रही है क्योंकि वो हॉबिन को ये यकीन दिलाना चाहती है कि वो उसे अपने पीछे नहीं घुमा रही है। हॉबिन, मेरे ऊपर आने के बाद तुम्हें अभी भी याद नहीं आया कि हम कहाँ मिले थे? तो हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हॉबिन पहली बार बॉमी से टकराया होता है। तो यहाँ स्कूल में लड़कियां बॉमी से पूछ रही होती हैं कि आखिरकार उसने उस लड़के को रिजेक्ट क्यों किया है जो कि उसे प्रपोज करने आया था, जिस वजह से बॉमी उन्हें बताती है कि वो इमेच्योर था। तब वो लड़कियां बॉमी से उसका आइडियल टाइप पूछने लगती हैं और बॉमी किसी ऐसे लड़के को ढूंढ रही होती है जो कि अडल्ट्स की तरह एक्ट करता हो, क्योंकि वो खुद को अडल्ट समझ रही होती है। और अब प्रेजेंट की बॉमी को ये सब कुछ सोच के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तब हॉस्पिटल में बॉमी अपने फादर से मिलने
मिलने चली जाती है और अपने फादर को अपने स्कूल के बारे में सब कुछ बता देती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छी लड़की बन गई है, पर अब वो बिल्कुल अजीब से फेस में है जहाँ पर वो एक अडल्ट की तरह एक्ट कर रही है। और बच्चों को तो बच्चे ही रहना चाहिए, पता नहीं क्यों ये अडल्ट बनना चाहती है। और जब भी मैं इससे इसके बारे में बात करता हूँ तब ये नाराज हो जाती है और मुझे डांटने लगती है। तब बॉमी अपने फादर को डांट रही होती है और उन्हें कहने लगती है कि वो बहुत जल्द इंडिपेंडेंट होके अकेले रहने चली जाएगी, जिस वजह से हॉबिन अपने नाक की चूहे को बॉमी के माथे पर लगा देता है। और इसी तरह उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। तब बॉमी हॉबिन पर गुस्सा करने लगती है और हॉबिन अपनी अगली डिलीवरी के लिए वहाँ से निकल जाता है। तब बॉमी हॉबिन को इमेच्योर कह रही होती है और एक नर्स बॉमी को समझाती है कि हॉबिन कभी भी इस तरह एक्ट नहीं करता है। और तब उस नर्स से बॉमी को पता चलता है कि हॉबिन वहाँ पर अपनी बीमार माँ के साथ आया करता है और वो अकेले ही सारे के सारे बिल्स भी भर रहा होता है। पर बॉमी को अभी भी हॉबिन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो ये डिसाइड करती है कि वो हॉबिन से माफी मंगवा के रहेगी, जिस वजह से वो हॉबिन का पीछा करने लगती है। और पूरे दिन के बाद उसे पता चलता है कि हॉबिन अलग अलग जॉब्स करता है ताकि वो अपने बिल्स को भर सके। और ये सब कुछ देख के बॉमी को हॉबिन के लिए बुरा महसूस होने लगता है। तब बॉमी इसके बारे में अपने दोस्तों को बताती है, जिससे कि उसके दोस्तों को समझ में आ जाता है कि हॉबिन बिल्कुल अडल्ट की तरह है, जो कि बॉमी का आइडियल टाइप है। तब बॉमी हॉबिन के पास चली जाती है और उसे माफी मांगने के लिए कहती है, पर हॉबिन को वो याद ही नहीं आ रही होती, जिस वजह से बॉमी उसे उसके कारनामे याद दिलाती है। और हॉबिन उससे पूछने लगता है कि क्या उसने अपने डैड से माफी मांगी है, जिसके लिए बॉमी मना कर देती है। तुम्हें अपने डैड से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। तुम्हें बाद में अपने डैड के साथ लड़ना, उन पर गुस्सा करना, फूड को लेकर उनसे कंप्लेंट करना और उनसे पैसे मांगना बहुत ज्यादा याद आएगा। तो इसलिए जब तक तुम अपने फादर के साथ हो तब तक उनकी अच्छी बेटी बन के रहो। इस तरह एक्ट मत करो जैसे कि तुम मुझसे ज्यादा मैच्योर हो। हम लोग बिल्कुल सेम एज के हैं। तुम्हें सच में लगता है कि मैं मैच्योर हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब मैं एडल्ट बन चुका हूँ? वैसे मैं इतनी जल्दी बड़ा नहीं होना चाहता था, पर अब तो ये हो चुका है, जिस वजह से चाहे मुझे ये पसंद हो या ना हो, पर मुझे ऐसा ही रहना होगा। सच में बड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से मुझे लगता है कि किसी को भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बॉमी हॉबिन को हॉस्पिटल में देखती है, जहाँ वो पेशेंट्स के साथ खुशियाँ बांट रहा होता है। और नर्स भी बॉमी को बताती है कि हॉबिन हमेशा अपनी माँ को चेक करवाने के बाद इन पेशेंट्स के साथ समय बिताता है, जिस वजह से बॉमी के दिल में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। उस दिन हॉबिन को देखकर मैंने अपना आइडियल टाइप चेंज कर लिया था। मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे जो कि एक अडल्ट की तरह एक्टिंग करते हैं, क्योंकि वो मुझे एक बच्चे की तरह फील करवाते हैं। क्योंकि अगर मैं उन्हें हार्डवर्क करते हुए देखती हूँ तो मैं उनके साथ सिंपथाइज करने लगती हूँ। तो इस वजह से मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि अडल्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो अब से मेरा आइडियल टाइप वो पर्सन होगा जो कि तब भी स्माइल करता रहेगा जब उसकी लाइफ हार्ड होगी। तब एक दिन बॉमी को पता चलता है कि अब हॉबिन हॉस्पिटल नहीं आया करेगा, क्योंकि उसकी मॉम की कंडीशन इम्प्रूव हो गई है, जिस वजह से बॉमी का दिल टूट जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे हॉबिन से प्यार हो गया था। तब हम 3 साल बाद बॉमी को देखते हैं, जहाँ पर उसे लग रहा होता है कि अब तो वो हॉबिन को भूल चुकी है। पर तब उसे फिर से एक दिन हॉबिन दिखाई देता है, जो कि अभी भी बिल्कुल बदला नहीं होता, जिस वजह से वो ये डिसाइड करती है कि वो हॉबिन के साथ ही पार्ट टाइम जॉब किया करेगी, क्योंकि उसका प्यार फिर से जाग गया होता है। क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं हूँ हॉबिन? मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तो यहाँ रूमी ऑफिस में अपने लिए खाना बना रही होती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और रूमी जैसे दरवाजा खोलती है वैसे ही वो वहाँ पर ग्योल को खड़ा देखती है। रूमी प्लीज मेरी मदद कर दो, क्योंकि हान अभी तक घर वापस नहीं आया है। तब यहाँ बॉमी अभी भी हॉबिन के ऊपर होती है और हॉबिन का फोन बजना स्टार्ट हो जाता है। हॉबिन मुझे लगता है कि शायद कोई तुम्हें फोन कर रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस टाइम फोन को उठाऊंगा? पर अगर वो इम्पोर्टेंट कॉल हुआ तो क्या करोगे? अभी इस टाइम मेरे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है। तो हॉबिन फोन से परेशान होके बॉमी के नीचे से निकल जाता है और फोन को साइलेंट करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वो फोन को देखकर शॉक हो जाता है। बॉमी, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा तो क्या तुम मुझसे नफरत करना स्टार्ट कर दोगी? तब हम यहाँ पर हॉबिन यू कंपनी का ऑफिस देखते हैं, जहाँ पर ग्योल आराम से सो रही होती है और हॉबिन को पता चलता है कि ग्योल पूरे एक दिन से हान के साथ कांटेक्ट नहीं बना पा रही है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो वहाँ पर क्या कर रही है। ये रोते रोते बेहोश हो गई थी, जिस वजह से मैं इसे यहाँ पर ले आई
तुम्हें पता है ना कि ये मेरे साथ कैसे इतना रूड बिहेव करती थी, पर देखो आज ये इतना ज्यादा डेस्परेट थी कि इसने मुझे प्लीज कहा और इसे हम पर इतना भरोसा था कि ये पुलिस की जगह हमारे पास आ गई। तो हॉबिन रूमी से हान के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि रूमी ने हान को स्टूडियो में देखा था और जब उसने उसे गाना सुनने के लिए दिया तब रूमी को लगा कि वो लोग उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। पर जब वो चेंजिंग रूम से बाहर आई तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिस वजह से रूमी ने हान का फोन भी अपने पास रख लिया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि हान उस फोन को लेने उसके पास जरूर आएगा। तब गायल रूमी से पूछने लगती है कि क्या उसने स्टूडियो फोन करके हान के बारे में पूछे, जिस वजह से रूमी उसे बताती है कि स्टूडियो वालों को भी नहीं पता है कि हान है कहाँ, जिस वजह से गायल को लगने लगता है कि स्टूडियो वालों ने उसके साथ कुछ किया है। पर स्नैपर उसे सपनों की दुनिया से बाहर आने के लिए कहता है और हॉबिन ये डिसाइड करता है कि अब वो लोग पुलिस में जाके मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाएंगे। तुम्हें क्या लगता है हान, उनके साथ क्या होता होगा जिनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाती है? तुम्हें पता है कि पास्ट में लोग अपने विक्टिम्स को बैरल्स के अंदर भर देते थे और उन्हें उसके अंदर मार डालते थे ताकि वो बैरल को कंक्रीट से भर के पानी के अंदर डुबा दे और उन पर कोई उंगली ना उठा सके। पर अगर उनके पास समुद्र नहीं होता था तो वो लोग अपने विक्टिम्स को या तो कहीं खाली माउंटेन के पास गाड़ देते थे या फिर उन्हें जिंदा ही जला देते थे ताकि ऐसा लगे कि वो एक एक्सीडेंट है। पर अभी के लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग लोग अपने विक्टिम्स को उस वैन के अंदर डाल देते हैं जो कि पेट्स को जलाने के लिए होती है और उन्हें जला देते हैं। ये कितना फनी है ना। मर्डर के मेथड्स बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। तो फिर अब तुम ही बताओ, आखिरकार इस टाइम मर्डरर्स कौन से मेथड का इस्तेमाल करते होंगे? तुम्हें पता है $4500 के अंदर तुम किसी को भी मरवा सकते हो और ऐसा करने के लिए तुम उन लोगों को हायर कर सकते हो जो कि कंट्री में इलीगली रह रहे होते हैं, या फिर उन लोगों को हायर कर सकते हो जिनके कोई फैमिली फ्रेंड्स या फिर फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं क्योंकि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकती। और ऐसे ही लोगों को ढूंढना मेरा काम है। मेरे क्लाइंट्स वेब के डीपेस्ट डार्केस्ट पार्ट से आते हैं और अगर उन्हें किसी तरह का कोई अडल्ट कंटेंट चाहिए होता है या फिर उन्हें किसी को मरवाना होता है तो मैं उन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और लोग उस वेब के पार्ट्स को डार्क वेब कहते हैं। तब हान 244 को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है, जिस वजह से 244 बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि हान को अभी भी डर नहीं लग रहा होता और हम देखते हैं वो कंटेनर से बाहर जाकर उस कंटेनर को क्रश करवा देता है। तब यहाँ हॉबिन और उसके साथी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने पहुँच गए होते हैं, पर पुलिस ऑफिसर उन्हें मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने से मना कर देता है। आखिरकार आपका मतलब क्या है? आखिरकार क्यों हम मिसिंग रिपोर्ट को फाइल नहीं कर सकते? वो इस वजह से क्योंकि अभी 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और 24 घंटे के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं। और ऊपर से तुम लोगों ने ये भी कहा है कि वो लड़का बिल्कुल अच्छी शेप में था, तो इसका मतलब पक्का वो कहीं घूमने निकल गया होगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? वो इस तरह का लड़का नहीं है। अगर उसे कहीं जाना होता तो वो अपने घर वालों को जरूर बता के जाता। कभी कभी पैसे कमाना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई बार कुछ लोग कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। और तुम ही लोगों ने कहा है कि उसे ना ही कोई मेंटल डिसऑर्डर है और ना ही उसका कोई एनिमी है, तो इसका मतलब वो पक्का अपनी मर्जी से कहीं गया है। तो रूमी गुस्सा करने लगती है, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि ऐसे बहुत से केसेस आते हैं और उसमें से बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बंदा अपनी मर्जी से गया होता है। तो ये सुन के ग्याल को गुस्सा आ जाता है और वो ये दुआ करती है कि पुलिस ऑफिसर की फैमिली भी उसे अकेले छोड़कर कहीं गायब हो जाए, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर उन्हें बाहर निकाल देता है। तब रूमी ग्याल को शांत करवा रही होती है, पर ग्याल इतनी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी होती है कि वो ये डिसाइड करती है कि अगर उसे हार ना मिला तो वो मर जाएगी, जिस वजह से हॉबिन उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे अपने आप को संभालने के लिए कहता है, पर ग्याल उसे ही मिडिल फिंगर दिखाने लगती है। तब रूमी 244 के कार्ड को देख रही होती है और उसे लग रहा होता है कि शायद वो उनकी कोई मदद कर सके, जिस वजह से वो उसे मिलने बुला लेते हैं। तो 244 कैफे में उनसे मिलने आ जाता है, जहाँ पर रूमी ने उसे सब कुछ बता दिया होता है। तुम पक्का बहुत ज्यादा परेशान होगी कि तुम्हारा भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया है और ऊपर से स्टूडियो वालों को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है और अब पुलिस ने भी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करने से मना कर दिया है। तुमने बिल्कुल सही कहा और इसी वजह से मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया है। वो सब कुछ तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ मदद कर पाऊंगा। पर हाँ, मुझे एक चीज पता है। क्या सच में? तो
अगर तुम हमें कोई क्लू दे पाओ तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसी बात है, तो चलो फिर मैं तुम सबको बता देता हूँ कि मैंने हान को मार डाला है। तब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि 244 ने क्या कहा है, जिस वजह से 244 अपनी बात को रिपीट करता है। पर तभी वहाँ पर हान आ जाता है जिसके कपड़े खून से सने होते हैं और ग्योल जाकर रोते हुए उसे गले लगा लेती है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 244 कंटेनर से बाहर जा रहा होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि चीजें हमेशा के लिए ऐसी ही रहेंगी? तुम्हें ये लगता है ना कि तुम हर चीज पर कंट्रोल कर सकते हो और चाहे तुम जो मर्जी कर लो, पर तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, पर तुम बस इंतजार करो क्योंकि हॉबिन बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आएगा। तब 244 को ये एहसास होता है कि हान और हॉबिन इस टाइम क्लोज हैं और वो कोई और मुसीबत नहीं चाह रहा होता, जिस वजह से वो हान को छोड़ने का डिसाइड करता है और हान को हॉबिन को याद दिलाने के लिए थैंक यू कहता है। तब हान को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर से 244 के ऊपर हमला कर देता है। तुम्हें अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें अब हॉबिन की वजह से लाइफ में दूसरा चांस मिला है, तो इसलिए तुम्हें यहाँ से जाके हॉबिन को मेरे बारे में अच्छी बातें बतानी चाहिए। और हाँ, इसे मेरी फाइनल वार्निंग समझना। अगर तुमने आगे जाकर मेरे काम में कोई भी टांग अड़ाई तो याद रखना, मैं तुम्हारे घर एक डेड बॉडी भिजवा दूंगा और वो डेड बॉडी तुम्हारी सिस्टर की भी हो सकती है। तो हान वहाँ से चला जाता है और 244 उस कंटेनर को क्रश कर देता है और हान को ये एहसास हो गया होता है कि 244 कितना ज्यादा खतरनाक है। तब ग्योल हान से सवाल पूछ रही होती है, पर हान अभी भी 244 के बारे में सोच रहा होता है, जिस वजह से वो ग्योल को कोई जवाब नहीं देता और ग्योल उसे गले से पकड़कर उससे सवाल जवाब करने लगती है। तो 244 हॉबिन को बताता है कि वो तो बस एक प्रैंक कर रहा था और हान मन ही मन में हॉबिन से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो अपनी बहन की वजह से 244 से पंगा नहीं लेने वाला होता है। तो हान ग्योल को लेकर वापस जाने लगता है, पर ग्योल उसे सबको थैंक यू कहने के लिए कहती है, पर हान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, जिस वजह से ग्योल रूमी का भी नाम लेती है और तब रूमी भी हान को रुकने के लिए कहती है। मुझे रूमी को 244 के बारे में बताना होगा क्योंकि शायद वो लोग फिर से कुछ ऐसा ट्राई करेंगे। रूमी, मुझे तुम्हें स्टूडियो के ऑनर के बारे में कुछ बताना है। तब हम देखते हैं हान के कुछ कहने से पहले ही 244 खुद ही हॉबिन को बता देता है कि उसकी असलियत क्या है, जिसे सुनकर हान शॉक हो जाता है और हॉबिन को भी कुछ समझ नहीं आता, जिस वजह से 244 उसे दोबारा से बताता है और हॉबिन डर के मारे उसे थोड़ा टाइम देने के लिए कहता है। तब हॉबिन और उसके साथी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें 244 के साथ क्या करना चाहिए और हॉबिन उसके साथ लड़ने की बातें करने लगता है क्योंकि अगला नंबर 244 का ही होता है। पर स्नैपर उसे समझाता है कि वो बिना वजह उससे लड़ाई स्टार्ट नहीं कर सकता और हॉबिन को समझाने लगता है कि इसमें 244 की कोई चाल है क्योंकि उसने बिना वजह ही अपना नाम नहीं बताया है, जिस वजह से हॉबिन ये डिसाइड करता है कि वो खुद 244 से इसके बारे में पूछ के रहेगा। 244 आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? वैसे मैं एक चीज तो चाहता हूँ, पर हाँ, उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट नंबर 1 है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तो 244 ने हॉबिन को एक एनवेलप दिया होता है जिसके अंदर के पेजेस को देखकर हॉबिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और यहाँ स्योंगजुन भी कुछ पेजेस को ढूंढ रहा होता है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि वो पेजेस 244 ले गया है और हम देखते हैं वो पेजेस और कुछ नहीं बल्कि हॉबिन की मॉम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तुम्हारे मॉम के कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल कॉपी है। तुम इसी वजह से एक्सरे कंपनी के पीछे पड़ी थी ना, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक तुम्हारे पास ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस हॉबिन, क्योंकि अब स्योंगजुन के पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकता है। रुको जरा, आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है? आखिरकार ये चाहता क्या है? क्या ये सब कुछ स्योंगजुन के कहने पर कर रहा है या फिर ये सब कुछ शांति के लिए है? पर अगर स्योंगजुन शांति चाहता तो वो तो खुद यहाँ पर आकर मुझसे भी कह सकता था, तो आखिरकार उसने 244 को यहाँ पर क्यों भेजा है? क्या स्योंगजुन के इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है या फिर ये उसका कोई ट्रैप है? तो हॉबिन 244 से इसका कारण पूछने लगता है और 244 उसे बताता है कि वो तो बस हॉबिन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, जिस वजह से हॉबिन ये पूछने लगता है कि क्या स्योंगजुन को पता है कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दिया है और 244 उसे बताता है कि स्योंगजुन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिस वजह से हम देखते हैं यहाँ पर स्योंगजुन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो हॉबिन और उसके दोस्त ऑफिस में जाकर इस चीज को डिस्कस करने लगते हैं। हॉबिन, अब स्योंगजुन के पास तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अगर तुम ये रिवील कर दोगे कि स्योंगजुन ने किसी को हायर करके योनो के डैड के ऊपर हमला करवाया है
तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। क्या तुम अभी उसके पीछे जाना चाहते हो? अगर ये ट्रैप हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? क्या पता वो इसी बात का वेट कर रहा हो। तब उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो 244 पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। और हम देखते हैं मांगी इतने सीरियस सिचुएशन में भी सो रहा होता है। तो स्नैपर ये डिसाइड करता है कि वो लोग सेओंगजुन को फोन करके इसके बारे में पूछेंगे, पर हॉबिन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि 244 ने कहा होता है कि सेओंगजुन को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इसलिए अगर वो ऐसा करेंगे तो वो 244 को अपना दुश्मन बना लेंगे, जिस वजह से हॉबिन ये डिसाइड करता है कि अब वो अपनी जिंदगी को शांति से जिएगा। तब यहाँ ग्योल हान को पकड़कर सो रही होती है। ये सिचुएशन तो सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे नहीं पता कि 244 क्या सोच रहा है। तो क्या मुझे हॉबिन को बताना चाहिए कि आखिरकार वो करता क्या है? पर उसने मेरी बहन को मारने की धमकी दी है, जिस वजह से मैं उसका राज नहीं खोल सकता। तब हम यहाँ पर देखते हैं हॉबिन एक स्कूल के बुली के साथ लड़ाई कर रहा होता है और उसे हरा देता है, जिस वजह से कुछ व्यूअर्स को ये अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हॉबिन ने फिर से एक बुली को हरा दिया होता है। पर वो लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग बोर हो जाते हैं। क्या मुझे सच में इस स्कूल के बुलीज को नॉकआउट करने में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए या फिर मुझे सेओंगजुन की सच्चाई बाहर लानी चाहिए? मुझे तो अभी और टेक्निक सीखनी है और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और ऊपर से 244 ने भी नहीं बताया है कि आखिरकार उसे मुझसे चाहिए क्या। तो स्नैपर ये देख के हैरान होता है कि किसी ने उन्हें अल्ट्रा चैटिंग में $4500 दे दिए हैं, जिसे सुनकर हॉबिन भी हैरान हो जाता है। पर उनके लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये होती है कि वो पैसे किसी और ने नहीं बल्कि 244 ने दिए होते हैं, जिस वजह से हॉबिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कह रहा होता है कि वो इस तरह उन पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर हॉबिन उन पैसों को वापस देना भी नहीं चाह रहा होता, जिस वजह से वो 244 के लिए 3 मिनट के लिए डांस करने लगता है। तब अगले दिन ऑफिस में एक पैकेज आया होता है, जिस वजह से हॉबिन को लगने लगता है कि उसके अंदर बॉम्ब है। पर तभी ग्योल उस बॉक्स को खोल लेती है जिसके अंदर सभी के लिए गिफ्ट्स होते हैं और हम देखते हैं रूमी और ग्योल को मेकअप किट और आईपैड मिलते हैं, जिससे कि वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो स्नैपर को फिल्मिंग के लिए पूरा सेट मिल जाता है और मांगी को एक विग मिल जाती है, जिससे कि वो लोग भी खुश हो जाते हैं। और ताइहोन अपना गिफ्ट लेके वहाँ से खिसक जाता है, जिस वजह से किसी को पता नहीं लगता कि आखिरकार ताइहोन को मिला क्या था। तब हॉबिन को अपनी माँ के लिए एक कोट मिला होता है और वहाँ पर एक कार्ड भी होता है जिसमें लिखा होता है कि वो गिफ्ट 244 की तरफ से आए हैं, जिस वजह से हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार 244 करना क्या चाह रहा है। और हम देखते हैं वो सभी लोग 244 को थैंक यू कहने के लिए उसके चैनल को सब्सक्राइब करने लगते हैं। तो यहाँ 244 एक जगह पर होता है जहाँ पर वो उम्मीद कर रहा होता है कि सभी को उसके गिफ्ट्स बहुत पसंद आए होंगे और उसके बाद वो सभी लोग उसकी साइड हो जाएंगे। तब उसे सेओंगजुन का फोन आने लगता है। अब आखिरकार ये बेशरम मुझे फोन क्यों कर रहा है? क्या इसे एहसास हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट गायब हो चुका है? तो क्या मुझे इसका फोन उठाना चाहिए या फिर मैं इसे इग्नोर कर दूं? पर चलो कोई बात नहीं, मैं इसका फोन उठा ही लेता हूँ। तब थोड़ी देर बाद 244 वॉशरूम गया होता है जहाँ पर सेओंगजुन भी आ जाता है। तो कैसे हो सेओंगजुन? लगता है तुम कॉन्ट्रैक्ट के गायब होने के बाद मुझे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे थे और तुम इसलिए रुक गए क्योंकि तुम्हें कुछ सोचना था। तुम पक्का यही सोच रहे होगे कि आखिरकार मैंने हॉबिन को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिया, या फिर तुम ये सोच रहे होगे कि ये शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुमने बिल्कुल सही सोचा है, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ये नहीं सोचा होगा जो मैं करने वाला हूँ। चाहे मैं जितना मर्जी सोच लूँ, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुमने उसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिया। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे तुम मुझ पर कीचड़ उछाल सकते हो, पर याद रखो कि मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ चीजें हैं। तो 244 कहता है मुझे इसके बारे में पता है। और हाँ, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है ना कि हम दोनों के ही ईयर्स कॉलीफ्लावर्स जैसे हैं। तब 244 सेओंगजुन को उनकी पुरानी लड़ाई की याद दिलाता है जिसमें वो दोनों डिसाइड नहीं कर पाए थे कि आखिरकार कौन जीता था और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं। पर तभी बाथरूम के बाहर से एक आवाज आती है जिसे सुनकर सेओंगजुन हैरान हो जाता है और वो पर्सन अंदर आके उन दोनों को बाहर बैठने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि वो सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके होते हैं और वो पर्सन कोई और नहीं असेंबली मैन टाइसन जू होता है। मैंने सुना है कि 244 ने किसी कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारी परमिशन के बिना किसी को दे दिया, पर तुम चिंता मत करो, वो बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। वैसे तो ये आइडिया उसी का था, पर मुझे ये आइडिया पसंद आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस चीज को और ज्यादा खींचो। तो सेओंगजुन, आखिरकार तुम कब तक यूट्यूब पर वीडियोस बनाते रहोगे? मुझे पता है कि तुम्हारा यूट्यूब काफी अच्छा चल रहा है, पर मेरे हिसाब से अब तुम्हारा पॉलिटिक्स के अंदर आने का टाइम हो चुका है। तुम जाकूजा बनने के बाद कोरिया में आ गए थे और तुमने यूट्यूब चैनल बना के लोगों की माफी भी हासिल कर ली, जिस वजह से तुम अब ऑनेस्ट और
हार्ड वर्किंग मैन बन चुके हो जिसके पास 5 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो इसका मतलब टाइम आ गया है कि अब तुम अपने सपनों को पूरा करो। तब सेओंगजुन ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका सपना पूरा होने वाला है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुमने मुझे बताया था कि तुम रिच इसलिए बनना चाहते हो ताकि तुम पावरफुल बनो, और इस कंट्री में जो रिच होता है वो भी पावर के सामने झुकता है। तो इसलिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पावर भी होगी। तो सेओंगजुन टाइसन के आगे झुक जाता है और उसे इसके लिए थैंक यू कहने लगता है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि अगर वो पॉलिटिक्स के अंदर चला जाएगा तो उस चीज का क्या होगा जो वो अभी कर रहा है। अच्छा हुआ तुमने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने और एक्सजे कंपनी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। 244 हमें डार्क वेब से पैसे कमा कर देता था और एक्सजे कंपनी उस डर्टी मनी को हमारी पार्टी को प्रोवाइड करती थी ताकि हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, और इससे किसी को भी हम पर शक भी नहीं होता था। पर अब वो दिन जा चुके हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि असेंबलीमैन सेओंगजुन बेक को इतने खराब पास्ट की जरूरत है। और हाँ, चिंता मत करो, मैंने किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ लिया है जो तुम्हें रिप्लेस करेगा, और उस पर्सन का नाम वायरल हिट है। तब सेओंगजुन ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और 244 उससे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने पहले इसके बारे में सेओंगजुन को कुछ भी नहीं बताया होता, और यही वो कारण होता है जिस वजह से 244 ने हॉबिन को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होता है। तब सेओंगजुन भी अपने सपने को पूरा करने के लिए हॉबिन के खिलाफ अपनी नफरत को भूल जाने का डिसाइड करता है, जिस वजह से सभी लोग खुश हो जाते हैं और सेओंगजुन खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ हॉबिन फोन चला रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो सभी को अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसे किसी चीज के बारे में एडवाइस चाहिए होती है। पर स्नैपर इस चीज से मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी ग्रैंडमा के साथ ट्रिप पर जाना होता है। तो हॉबिन ने ताइहॉन और मांगी से भी पूछा होता है, पर उन दोनों ने भी इस चीज से मना कर दिया होता है, और रूमी भी इस वीकेंड लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जिस वजह से वो भी मना कर देती है। तो हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो किसे लेकर जाए, पर तभी उसे गायोल याद आती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है और उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते, जिस वजह से हॉबिन उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहने लगता है और उसे बताता है कि सिर्फ वो दोनों ही शॉपिंग पर जाने वाले हैं, जिससे सुनकर गायोल शॉक हो जाती है और घर जाकर शर्माने लगती है। आखिरकार हॉबिन सोच क्या रहा है, एक लड़का और लड़की वीकेंड पे मिलेंगे, जिसका मतलब ये एक डेट है। आखिरकार वो करना क्या चाहता है? लगता है उस बुक को पढ़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब मैं 3 दिनों में अपनी बोली को ठीक करके रहूंगी ताकि मैं बोलती हुई ऐसी साउंड ना करूं जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा हो। तो यहाँ हॉबिन वीकेंड पर पार्क में बैठा गायोल का इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पर सभी लोगों ने उसे पहचान लिया होता है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार आज वो कौन सी बेवकूफी करने वाला है। तब गायोल वहाँ पर आ जाती है और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा तैयार होके आई होती है, जिस पर हॉबिन नजर भी नहीं डालता क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि आखिरकार वो आज बॉमी के लिए कौन सा गिफ्ट खरीदेगा। तो हॉबिन, आज हम क्या करने वाले हैं? अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। ऐसा आजकल बहुत बार हो रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट चीजें बताना तो भूल ही रहा हूँ। वैसे तुम आज थोड़े अजीब तरीके से बात कर रही हो, पर चलो छोड़ो। मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं बॉमी के लिए एक प्रेजेंट खरीदने जा रहा हूँ। मैंने आज से पहले कभी भी किसी लड़की को प्रेजेंट नहीं दिया है, जिस वजह से मुझे नहीं पता कि मुझे उसे क्या देना चाहिए। पर मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया, पर तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकती क्योंकि मैं बॉमी को सरप्राइज देके उसे प्रपोज करने वाला हूँ। तो ये सुन के गायोल का दिल टूट जाता है और वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार उसने अपनी बोली ठीक करने के लिए इतनी सारी मेहनत क्यों की है। तो हॉबिन और गायोल घूम रहे होते हैं, जिस वजह से सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और गायोल उन्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। पर जिस तरह हॉबिन एक्ट कर रहा होता है उस वजह से उन्हें लग रहा होता है कि शायद गायोल उसकी बहन है। ये सभी लोग मुझे प्रीटी कह रहे हैं, पर लगता है ये मुझे उस तरह नहीं देखता है, तो इसका मतलब ये सच में बॉमी को प्रपोज करने वाला है। वैसे ऐसा तो होना ही था, जो कि ये बॉमी के साथ बहुत सारा टाइम बिता रहा है। तो लगता है जब ये दोनों डेट करना स्टार्ट कर देंगे तब हम दोनों ऐसे नहीं मिल पाएंगे। तो गायोल हॉबिन से पूछती है कि आखिरकार वो बॉमी को कैसे प्रपोज करने वाला है, जिस वजह से हॉबिन बताता है कि वो उसके घर के बाहर कैंडल से हर्ट बनाएगा ताकि वो उसे प्रपोज कर पाए। पर गायोल इसके लिए उसे मना करने लगती है और उसे कहने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बॉमी को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस हो सकता है और वो उससे दूर जा सकती है, जिस वजह से हॉबिन इसकी प्लानिंग गायोल पर ही छोड़ देता है। और गायोल को एहसास होता है कि अगर वो बॉमी को अनकंफर्टेबल फील करवा देगी तो वो हॉबिन को रिजेक्ट कर देगी, जिस वजह से गायोल ये तय करती है कि अब वो हॉबिन को रिजेक्ट करवा के रहेगी
तब गयोल शॉपिंग पे जाके बॉमी के लिए ऐसे कपड़े ढूंढने लगती है जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाए, ताकि बॉमी हॉबिन को रिजेक्ट कर दे और वो दोनों कभी साथ ना हो। तब शॉप का स्टाफ गयोल को वैसे कपड़े दिखा देता है जिससे कि वो खुश हो जाती है और उसे खरीदने लगती है। पर तभी वो हॉबिन को देखती है जो कि बॉमी के लिए बहुत मेहनत से प्रेजेंट्स खरीद रहा होता है, जिस वजह से गयाल को बॉमी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और वो ये डिसाइड करती है कि वो ये गलत काम नहीं करेगी, जिस वजह से वो बॉमी के लिए 2 हुडीज खरीद देती है। क्या मुझे उसे ज्यादा प्रेजेंट्स नहीं देने चाहिए थे? तुम बेवकूफ हो। वो तुम्हारे साथ तब भी बाहर चलेगी जब तुम उसे कोई प्रेजेंट नहीं दोगे, और अगर तुम उसे ज्यादा प्रेजेंट्स दोगे तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, तो इसलिए यही ठीक है। थैंक्स गायोल, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी इतनी मदद करोगी, तो इसलिए अगर बॉमी ने अब हाँ कर दी तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। वैसे पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो हम देखते हैं गयाल को ठंड लग चुकी होती है क्योंकि उसने काफी छोटे कपड़े पहने होते हैं, जिस वजह से वो बेहोश होने लगती है। पर तभी हॉबिन उसे पकड़ लेता है। मुझे बचाने के लिए थैंक यू हॉबिन। वैसे हाँ, मैं एक चीज तो भूल ही गया, मुझे तुम्हें ये पहले ही दे देना चाहिए था। देखो, मैं उस शॉप से तुम्हारे लिए ये शूज खरीद कर लाया हूँ। वैसे तो तुम कभी हील्स पहनती नहीं हो, पता नहीं तुमने आज इसे क्यों पहन रखा है, और जिस तरह तुम इन्हें पहनकर कांप रही थी तब तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लग गई थी, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए ये लाया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें ये नहीं पता कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसके लिए तुम्हें क्या खरीदना चाहिए? पर तुम्हें ये पता है कि मुझे किस नंबर के शूज आएंगे? अगर मुझे पता होता कि तुम ये करने वाले हो तो मैं उन क्लोथ्स को खरीद लेती जिन्हें मैं पहले खरीदने वाली थी। तो हॉबिन और गयाल पार्क में बैठे होते हैं और हॉबिन ने गयाल को अपनी शर्ट दे दी होती है ताकि उसे ठंड ना लगे। तब गयाल हॉबिन को बताने लगती है कि जब वो बॉमी को डेट करना स्टार्ट कर देगा तब वो दोनों इस तरह बाहर नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि किसी भी लड़की को पसंद नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ बाहर घूमे, जिस वजह से हॉबिन कहने लगता है कि वो तीनों की तीनों ही बाहर घूम लेंगे, जिसके लिए गयाल मना करने लगती है क्योंकि बॉमी को इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और वो हॉबिन के कांधे पर सिर रख लेती है, जिससे कि हॉबिन चौंक जाता है। आखिरकार तुम इस तरह क्यों चौंक रहे हो? मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए सिर रखा है क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे। पर हाँ, तुम अगली बार से ध्यान रखना, जब तुम बॉमी को डेट करना स्टार्ट कर दोगे तब तुम किसी और लड़की के साथ नहीं घूमोगे, और जब उन्हें ठंड लगेगी तब ना ही उन्हें अपने कपड़े दोगे। तुम्हें तो किसी और लड़की के लिए शूज भी नहीं खरीदने चाहिए। शूज तो दूर की बात, तुम्हें तो उनका शूज साइज भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों से उसकी फीलिंग जरूर हर्ट होंगी। तो इसलिए तुम्हें अपनी सारी की सारी अटेंशन बॉमी पर रखनी होगी। ठीक है गयाल, मैं इस सब चीजों का ध्यान रखूंगा। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हॉबिन देखता है कि गयाल रो रही है, जिस वजह से वो उसका मुंह पकड़ के उसे देखने लगता है और उसे महसूस होता है कि गयाल बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो गयाल हॉबिन के चेस्ट के ऊपर गिर जाती है और तभी वहाँ पर बॉमी आ जाती है जो कि उन दोनों को घूर रही होती है, पर हॉबिन को कोई आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर चल क्या रहा है। कैसी हो बॉमी? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी मॉम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हो, तो क्या तुम यहाँ पर इसलिए आई हो क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर देख लिया था? आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर गयाल के साथ घूम रहा था, पर गयाल की तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग यहाँ पर रुक गए। मुझे नहीं पता था कि तुम आज गयाल के साथ घूम रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम शायद अकेले होगे। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने तुमसे ये जानबूझकर नहीं छुपाया था। रुको, मैं तुम्हें अभी सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। पर हम देखते हैं बॉमी हॉबिन की कोई बात नहीं सुनती और वो हॉबिन को मजे करने का कह के वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ हॉबिन ने बॉमी को मैसेज किया होता है, पर बॉमी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही होती। आखिरकार ये मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? तो क्या इसे लगता है कि अपनी मर्जी से कंक्लूजन बनाकर मुझे इग्नोर करेगी? क्या ये मेरी कोई बात नहीं सुनेगी? मानता हूँ कि ये अब मुझसे नाराज है, पर मैंने इसे बस यही तो नहीं बताया था कि मैं गयाल के साथ हूँ। आखिरकार इसमें गलत क्या है? मैं जब इसे बाद में गिफ्ट देने वाला था तब तो मैं इसे बता ही देता, और वैसे भी उस टाइम तो मैं इसे एक्सप्लेन करने ही वाला था, पर वो तो मेरी कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चली गई। रुको जरा, क्या ये इस वजह से ऐसे एक्ट कर रही है ताकि मैं इसे पाने के लिए मेहनत करूं? आखिरकार अब मैं क्या करूं? क्या मैं इसे सॉरी कह के सब चीजें ठीक कर सकता हूं? क्या मैं इसे इस वजह से पहले सॉरी कह दूं क्योंकि मैं उसे उससे ज्यादा पसंद करता हूं जितना वो मुझे पसंद करती है? आखिरकार अब मैं क्या करूं? ये तो लड़ाई से ज्यादा मुश्किल है। रुको जरा, शायद मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार हुआ क्या है। मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं गयाल के साथ घूमने जा रहा हूँ, और ऊपर से उसने जब मुझे देखा था तब मैंने गयाल को पकड़ कर रखा हुआ था, तो इसलिए अगर मैं उस
उसकी जगह पर होता और वो मेरी जगह पर होती तो मुझे फिर ये गलत फहमी हो जाती और मैं भी उससे गुस्सा हो जाता और जेलस फील करने लगता। तो क्या इसका मतलब बॉमी को भी जेलसी महसूस हो रही है? तो मुझे जल्द से जल्द उससे माफी मांगनी चाहिए। तब हॉबिन बॉमी से बात करने के लिए उसे मैसेज करने लगता है, पर बॉमी अभी भी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही होती, जिस वजह से हॉबिन को लगने लगता है कि शायद वो सो गई है। पर वो देखता है कि अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं और बॉमी 11:30 बजे तक सोती है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि बॉमी उसके मैसेजेस को इग्नोर कर रही है और उसे लगने लगता है कि उनका रिलेशन तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया है। तब हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉमी ये सोच रही होती है कि क्या उसे हॉबिन को रिप्लाई करना चाहिए। आखिरकार मैं क्या करूं? क्या मैं उसे रिप्लाई कर दूं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो? उस टाइम गायोल बीमार लग रही थी, पर पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उससे उस टाइम बात करूं। क्या वो अभी भी गायोल के साथ होगा? पर मुझे इससे क्यों फर्क पड़ रहा है? हम लोग कौन सा यहाँ पर डेट कर रहे थे? वो पक्का यही सोच रहा होगा कि मैं कितनी ज्यादा अजीब हूँ। पर रुको जरा, तो क्या हो गया? अगर वो बीमार थी तो क्या इसका मतलब वो किसी को भी ऐसे पकड़ेगा? चाहे मैं इस चीज को भूल भी जाऊँ, पर फिर भी उसने मुझे आखिरकार क्यों नहीं बताया कि वो गायोल के साथ घूम रहा है? मैं तो उसे हमेशा बताती हूँ ना कि मैं किसके साथ घूम रही हूँ। क्या वो मुझे इसलिए सीरियसली नहीं ले रहा है क्योंकि मैं उसे उससे ज्यादा पसंद करती हूँ जितना वो मुझे पसंद करता है? ये सोच के तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तब बॉमी देखती है कि हॉबिन का एक और मैसेज आया हुआ है, जिस वजह से वो उसे रिप्लाई करने का सोचने लगती है, पर तभी उसे कॉल आ जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं हॉबिन मजनू बन गया होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इस तरह कर रहा है। मैंने इसे आज तक इतनी ज्यादा बेवकूफी करते हुए तो नहीं देखा था। आखिरकार अब इस नमूने के साथ क्या हो गया? ये सब कुछ बॉमी की वजह से है। हॉबिन ने माफी मांगने के लिए उसे टेक्स्ट किया था, पर उसने तो अभी तक उसे रिप्लाई ही नहीं दिया है। ये इसलिए यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहा है क्योंकि इसे लग रहा है कि इसका रिलेशन तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया है। तब तायॉन उठ जाता है और हॉबिन को लड़की पर टाइम वेस्ट करने से मना करता है, जिस वजह से स्नैपर उसे समझाता है कि ये उसके लिए टाइम वेस्ट होगा क्योंकि उसके पास तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, पर उसे क्या पता कि उन गरीबों पर क्या बीत रही है। तो हॉबिन के फोन पर एक मैसेज आता है, जिस वजह से हॉबिन को लगता है कि शायद वो मैसेज बॉमी का है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर वो मैसेज गायोल का होता है, जो कि उससे पूछ रही होती है कि क्या उसे किसी चीज में मदद चाहिए। तो यहाँ गायोल के फादर उसे इस तरह ठंड में बाहर जाने की वजह से डांट रहे होते हैं और गायोल टॉनिक पी के अपने कमरे के अंदर उदास बैठी होती है और अपने फादर को बता रही होती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। तब हम देखते हैं बॉमी को किम का फोन आया होता है क्योंकि किम उसके घर के बाहर उससे मिलने आया होता है, जिस वजह से वो दोनों सीढ़ियों पर बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। पर जैसे ही बॉमी हॉबिन के बारे में जिक्र करती है तभी उसे याद आता है कि उसने तो हॉबिन को रिप्लाई ही नहीं किया है। आखिरकार अब तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हारे और हॉबिन के बीच में कुछ हुआ है? हाँ बिल्कुल कुछ तो हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मुझे हॉबिन बहुत पसंद है, पर इस टाइम मैं उससे गुस्सा हूँ, जिस वजह से अब मुझे अपना पूरा फोकस उसे रिप्लाई करने पर लगाना चाहिए। तो इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ और हाँ तुम भी घर सेफ पहुँच जाना। बॉमी मत जाओ, और हाँ हॉबिन को रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।